फ्रॉम पाकिस्तान, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। चेहरा फर्क है लेकिन बातें वही हैं जो इस शो में होनी है। आज के शो का टॉपिक आई एम श्योर जितनी खवातीन यहाँ पे बैठी हैं और जितनी घर पे हमें देख रही हैं, मर्द हजरात भी इससे एसोसिएट ज़रूर कर सकते हैं, क्योंकि आज हम शो में बात करने जा रहे हैं उसकी जब हमारे यहाँ घरों में पैदाइश होती है, बहुत ही खुशी का मौका होता है। आप में से कितनी अम्माएँ ऐसी हैं कितनी हैं यहाँ पे बैठी जो मदर्स हैं, ज़रा हाथ उठा के बताएं। सो खुशी होती है ना जब बच्चे की पैदाइश होती है। सो जब बच्चे की पैदाइश घर में होती है, दैट्स अ मोमेंट टू सेलिब्रेट, दैट्स अ मोमेंट टू रिजॉइस। बहुत मिठाइयाँ बढ़ती हैं, बहुत तकरीबात होती हैं अलग अलग तरीके की, तो ये बड़ा मज़ेदार मौका होता है। लेकिन इस मज़ेदार मौके पे बड़ी सारी और बातें होती हैं और वो बातें अलग अलग नौइयत की होती हैं। जैसे कि अगर बच्चा खूबसूरत है, आपने देखा और आपको लगा अपने माँ बाप को, मुझे लगता है माँ बाप को तो अपना बच्चा हमेशा ही प्यारा लगता है, वो जिस चाहे दुनिया उसके बारे में जो भी कहे, लेकिन देखने वाले कहते हैं कि हाय इसकी नाक कितनी प्यारी है, इसकी आंखें कितनी बड़ी बड़ी हैं, इसकी होंठ कितने छोटे छोटे से हैं, किस कदर प्यारा बच्चा या बच्ची है। सो जब बच्चे को ये इस तरह डिस्क्राइब किया जाता है कि इसकी कितने खूबसूरत फीचर्स हैं, तो क्या कहा जाता है? धदियाल पे गया है या ननियाल पे गया है? क्या कहा जाता है जनरली, जरा बताएं। अगर बच्चा सारे इर्द गिर्द के लोग कहते हैं कि बड़ा खूबसूरत है, बहुत प्यारे फीचर्स हैं, तो क्या कहते हैं? ननियाल। अच्छा, या तो कहा जाता है ननियाल पे गया, ज्यादा ये भी डिपेंड करता है कि कौन कह रहा है। अगर धदियाल वाले ये बात कर रहे हैं तो उनको लगता है कि हाय कितना खूबसूरत बच्चा है, देखो धदियाल पे गया है। या फिर अगर ननियाल वाले डिस्क्राइब कर रहे होते हैं तो उनको लगता है उन पे क्या है। जैसे मुझे हमेशा से मेरी अम्मा ने बताया या इर्द गिर्द के लोगों ने, मुझे ये भी लगता है कि हम बच्चों को ना अकेले पेरेंट नहीं करते, हम अकेले माँ बाप जो दो होते हैं वो नहीं होते, बल्कि सोसाइटी, हमसाया, खाला, फुप्पो, दादा दादी, ऑल आर एक्सटेंडेड फैमिली मेंबर्स, वो सब मिल के उस बच्चे को पेरेंट कर रहे होते हैं। हम जितना भी कोशिश करें कि नहीं मेरा बच्चा वो सुनेगा, वो कहेगा जो मैं एज अ मदर चाहूंगी या मैं एज अ फादर चाहूंगा, ऐसा नहीं होता, क्योंकि बच्चे को पूरी सोसाइटी रेज कर रही होती है। कहते हैं ना, टेक्स अ विलेज टू रेज अ चाइल्ड, यानी कि दरअसल पूरे का पूरा गांव शामिल होता है बच्चे को पालने में। उस गांव की शमूलियत में बहुत सारी अच्छी चीज़ें भी होती हैं, लेकिन कुछ ये मनफी चीज़ें भी हो जाती हैं कि बच्चे पलते पढ़ते हुए ये चीज़ें सुनने लग जाते हैं कि तुम्हारी नाक जो मोटी है ना, ये धदियाल। मेरी अम्मा क्योंकि कहती थी, क्योंकि मेरी अम्मा की अपनी बड़ी तीखी सी नाक, मेरे सारे ननियाल की, मेरी ज़रा थोड़ी चौड़ी है, अब कॉन्टोरिंग से फ़ायदा हो जाता है, बट हमेशा से मैंने ये सुना है कि ये धदियाल पे चली गई। सो आपके घर में भी ऐसा होता होगा या नहीं होता तो बहुत अच्छी बात है। हम आज के शो में इन तमाम बातों के बारे में बात करेंगे कि दरअसल ये बताएं कि क्या कहा गया, और अगर कहा गया तो किसने कहा, और उस कहने से कोई असरात हुए बच्चों पे। आपको लगता है बड़े होके, जैसे मैं अपनी अम्मी को उस दिन कह रही थी कि अम्मी ऑनेस्टली मुझे लगता है कि मैं बड़ी अंडर कॉन्फिडेंट थी अपनी नाक के बारे में, आपको मुझे ऐसे नहीं कहना चाहिए था। तो मेरी अम्मी कंफ्यूज थी कि हाय हम तो ये मजाक में कहते थे, वी नेवर मेंट इट। सो बहुत दफ़ा बातें मजाक में हम कहते हैं, लेकिन उसका बच्चों पर असर हो जाता है, क्योंकि हम समझते हैं ये तो छोटा सा बच्चा, ये थोड़ी सुन रहा है। लेकिन 18 हफ्ते का जब बच्चा पैदा भी नहीं होता, व्हेन द चाइल्ड इज ओनली 18 वीक्स, वहाँ से हेयरिंग की सेंसेस डेवलप हो जाती हैं और 25 हफ्ते तक बच्चा पैदाइश से पहले बच्चा सुनने शुरू हो जाता है, बच्चे की सुनने की सलाहियत शुरू हो जाती है। और पैदाइश के बाद 1 महीने का जो बच्चा होता है वो कम्प्लीटली उसकी हेयरिंग एबिलिटी डेवलप हो चुकी होती है, यानी कि वो बच्चा हमें लगता है कि वो सुन नहीं रहा क्योंकि वो जवाब नहीं देना शुरू होता। सो सुनने में और बोलने में फ़र्क है। बच्चा 1 महीने का भरपूर तरीके से हमारी सारी बातें सुन रहा होता है और प्रोसेस कर रहा होता है। इसीलिए कभी कभी हम कहते हैं ना कि जब से ये बड़ा हुआ है मैंने इसके आगे कभी ऐसी बात नहीं की, ये क्यों इस अंदाज में बोलता है। शायद हम भूल जाते हैं कि जब से हमने कंसीव किया था उस बच्चे को, उसने तो तब से सुनना शुरू कर दिया और वो इनपुट उसके दिमाग में जा रहा है। अब जब फाइनली आउटपुट की बारी आई है, अब जब फाइनली बोलने की बारी आई है, तो वो तमाम चीज़ें बोलेगा जो उसके दिमाग में इनपुट हुई थी। सो खालाएं, फुप्पो, मामू, चाची, जितनी भी हैं आज, और जिनको लगता है कि जब किसी उनके घर में बच्चे की पैदाइश हुई या उनकी बहन के घर में, उनके भाई के घर में, अगर आपने ऐसी बातें की थी तो आज ज़रा दिल खोल के एक्सेप्ट करें। मैंने भी आज सबसे पहले ही दफ़ा टीवी पे बताया कि मैं अंडर कॉन्फिडेंट थी। सो
क्योंकि मुझे लगता है तब्दील होने के लिए सबसे पहला कदम है एक्सेप्टेंस। हम माने कि हाँ मैंने ये किसी के साथ किया है और अब मैं सोच रही हूँ कि मैंने अपनी बेटी को ऐसी कौन कौन सी बातें कही हैं। लेकिन ये भी होता है ना कि कभी कभी आप अच्छी बातें सिर्फ हाईलाइट करते हैं कि वो देखो तुम्हारे प्यारे से होंठ तुम्हारी दादी पे गए हैं, तुम्हारी प्यारी सी आंखें तुम्हारी नानी पे गई हैं। इसमें कोई बुराई है या नहीं है ये भी जानेंगे। आप लोगों ने कभी ऐसे किया है या आपने खुद कभी सुना है ग्रोइंग अप कि तुम्हारी नाक या तुम्हारी नाक का हमारे माशरे में बड़ा इंपॉर्टेंट किरदार है। आई डोंट नो व्हाई, लेकिन नाक के ऊपर मुझे लगता है हम सब ने कुछ ना कुछ जरूर सुना। आप में से कोई है जिसने कभी कुछ सुना हो? ऐसी कोई बात आपने सुनी थी? मैं जा सकती हूँ इन तक? क्या सुनी थी आपने? हाँ माइक में जरा बताएं। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? शबाना। शबाना। मेरी बेटी को अक्सर लोग यही कहते हैं कि माँ पे गई है, यानी कि होठ उसके खूबसूरत से खूबसूरती पे बताते हैं। चलें ये तो बड़ी अच्छी बात है। और कोई? और बेटा जो है ना वो अपने दादा पे गया है, वो कहते हैं कैसे है, तो उनके दादा भी दादी भी बहुत खूबसूरत है। ये तो आप लोगों के खानदान की आसानी हो गई ना कि आप लोग सारे खूबसूरत थे। तो अगर कहा ददियाल पे गए तो ये भी अच्छी बात होगी और अगर कहा ननियाल पे गए तो ये भी अच्छी बात होगी। किसी और ने कुछ ऐसा सुना था कि ये देखो ना तुम फुफ्फो पे चली गई या खाला पे चली गई? कोई नेगेटिव बात सुनी थी जैसे मैंने आपको बताया शुरू में? ऐसे किसी ने सुना था या किसी ने कहा हो या किसी और के बारे में सुना? एवर हर्ड दैट? कभी नहीं सुना? बड़ी अच्छी बात है अगर आपको लगता है आपने नहीं सुना। लेकिन मुझे लगता है आप सब जो है ना वो सच्चाई से काम नहीं ले रहे, क्योंकि पाकिस्तान में रहते हुए ऐसा हो ही नहीं सकता। That's the first thing। मैं खुद भी जब भी किसी दोस्त के यहाँ किसी बच्चा की पैदाइश होती है हम जाते साथ कहते हैं किस पे है फीचर्स? अच्छा अम्मा पे है या अब्बा पे है? बल्कि एक हम बहुत मजाक किया करते थे। अपनी एक हमारी बहुत प्यारी सी दोस्त थी जो कि खुद भी हमारा दोस्त जिससे उनकी शादी हुई वो इतना खूबसूरत नहीं था। हमारी दोस्त बड़ी हसीन तरीन थी। उसकी पूरी प्रेगनेंसी में हम दुआएं मांगते थे, या अल्लाह इसका बच्चा या बच्ची अपनी अम्मा पे चला जाए, कुछ हो जाए लेकिन अब्बा पे ना जाए। मुझे लगता है कभी कभी बच्चों को शायद अंदाज पे भी मैटर करता है ना कि किस अंदाज में बता रहे हैं। कभी कभी जब आप रियलिस्टिकली बच्चों को उनके बारे में बताते हैं कि आपकी स्ट्रेंथ ये है, इस पे ज़रा ज़्यादा फोकस करें, तो फिर आई फील के बच्चे जो हैं जब वो बड़े होते हैं ना तो वो क्या कहेंगे उसको, मुझे लगता है उनकी सेल्फ एस्टीम अच्छी होती है। जब मुझे अगर मैं अपनी बात करूं क्योंकि मेरी अम्मी ने मुझे बहुत कोई परी रानी नहीं बनाया हुआ था और ये नहीं कहा था कि तुम हसीन तरीन लड़की हो दुनिया की। मुझे जब मैं बड़ी कॉन्फिडेंट थी कि मुझे पता था मेरे अंदर ये अच्छाइयाँ हैं और शायद ये बहुत ज़्यादा अच्छी या जो भी इतनी ज़्यादा खूबसूरती की बात नहीं है। तो आई फील जब हम ये अगर इसका अंदाज अच्छा हो तो शायद हम ज़्यादा ह्यूमेन बच्चे भी पालें जो ज़्यादा आसमान पे ना चढ़े हुए हों लेकिन कॉन्फिडेंट हों। लेकिन हाँ अगर इसको हम ठीक अंदाज में नहीं बयान करते तो ये बच्चों की सेल्फ एस्टीम पे बहुत बुरी तरह इफेक्ट करता है। आज के शो में ये सारी बातें होंगी आपके साथ, हमारे साथ रहिएगा। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वैसे तो वेलकम बैक है लेकिन मेरी तरफ से जाहिर है आपको सलाम बनता है क्योंकि अब शुरू कर रही हूँ। शो बड़ी ट्रैफिक में फंस गई थी, कुछ मसले मसाइल हो गए थे, लेकिन सुबह की ये सारी जो पैनिक है, आपको पता है कि मैं इसका बोझ अपने कंधों तले क्यों उठा सकती हूँ? उसकी वजह ये कि मैं नाश्ता करके आती हूँ और मैं खुद तो नाश्ता करके आती हूँ और अपने बच्चों को भी साथ नाश्ता करवाती हूँ। मगर जो मैं काम करती हूँ बहुत सारी माएँ ऐसा काम नहीं करती, ना वो खुद नाश्ता करती हैं ना अपने बच्चों में ये आदत डेवलप करवाती हैं कि सुबह नाश्ता करना है। और इसी वजह से पूरे पाकिस्तान में कम से कम हर दूसरे बच्चे में विटामिन ए की कमी है और हर 5 में से 2 बच्चों में से विटामिन डी की कमी है। ये आप मानते हैं कि नहीं? बच्चे शिकायत करते हैं मम्मा टांगों में दर्द है। इतने से बच्चों की टांगों में और सर में और हड्डियों में कैसे दर्द हो रहा है? इसीलिए हो रहा है कि उन्हें उनकी सही खुराक नहीं मिल रही। बच्चों का फ्यूचर खतरे में है। जब बच्चे कमजोर होंगे, ना सही से पढ़ सकेंगे, ना सही से स्पोर्ट्स खेल सकेंगे, बीमारी का शिकार हो सकते हैं। तो इसलिए हमें इस चीज को इतना लाइटली नहीं लेना चाहिए। हमारे यहाँ मैंने देखा है कि माएँ बहुत लाइटली लेती हैं। अच्छा नाश्ता नहीं करा, नहीं सुबह नहीं पिया जाता उससे दूध। भाई रात का खाना जब आप खिला के सुलाते हैं बच्चों को, वो पूरी रात में हजम हो जाता है, सारे न्यूट्रिशंस जो हैं वो सब जज्ब हो जाते हैं।
तो उनको अपनी सुबह का स्टार्ट करने के लिए नाश्ते की अशद ज़रूरत है। और इस बात पर जब हमने नोट किया कि माएँ इसको इतना हल्का ले रही हैं, तो फिर एक बहुत ही अच्छी मल्टीनेशनल कंपनी ने एक इनिशिएटिव लिया कि हमने तकरीबन 10 लाख माओं को ये इंफॉर्मेशन देनी है कि उन्होंने अपनी बच्चों को नाश्ता कराना है, और इसका हमने नाम रखा सबसे पहले नाश्ता। तो ब्लू बैंड मार्जरीन लेकर आया है आपके लिए ये कैंपेन कि हमने 10 लाख माओं तक ये खबर पहुंचानी है कि खुदारा अपने बच्चों को नाश्ता कराएं, बहुत जरूरी है उनकी सेहत के लिए। और इस बढ़ते हुए मसले को, जो बच्चों में बीमारियां बढ़ रही हैं, उसको खत्म किया जाए। और इसलिए मैंने कहा ये सारी बातें मैं तो नहीं कर सकती अकेली, उसके लिए मुझे एक एक्सपर्ट की जरूरत है, एक डाइटिशियन की जरूरत है, न्यूट्रिशनिस्ट की जरूरत है। तो हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं आमना मुजीब। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक। आपका क्या ख्याल है? बड़ा आपने जबरदस्त टॉपिक चूज किया है ना आमना। इससे पहले कि मैं आपसे आगे बात करूं, हजर हमें ऑब्जर्वेशन लेनी चाहिए। यहाँ जो मेरे पास खवातीन बैठी हैं जी, इनसे हमें पूछना चाहिए, सच सच बताएं कि इनमें से कौन है जो बच्चों को नाश्ता कराते हैं। जरा आप भी ऑब्जर्व कीजिए। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ भाई बताइए भाई, माइक दीजिए इनके हाथ में जी। मैं सुबह उठती हूँ और अपने बेटे को नाश्ता करवा के भेजती हूँ। और अगर वो नहीं करना चाहे तो जबरदस्ती जबरदस्ती हाँ। और बताओ कौन है जिसके काबू में बच्चे नहीं आते, नाश्ता नहीं करके जाते? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं अपने बच्चों को नाश्ता जरूर देती हूँ। कभी कहते भी ना सिर्फ चाय दे दो, नहीं खाना, लेकिन मेरे को जबरदस्ती खाती हूँ और मैं भी खाती हूँ। आप भी खाते हैं ना? आपको देख देख के वो भी खाते हैं। हाँ हाँ। कौन है जिसका बच्चा नहीं खाता? उसको फिर हम टेक्निक्स भी बताएंगे। आमना जो है ना आपको तरीकेकार बताएंगी कि कैसे अपने बच्चों को माइल करें नाश्ते की तरफ, कैसे उनके अंदर आदत डालें। आपका बच्चा नहीं खाता? नहीं खाते हैं, खिलाना चाहिए। मैं बाकी माओं को भी यही कहती हूँ कि खिलाना चाहिए बच्चों को नाश्ता, और खुद भी लेना चाहिए। अक्सर खवातीन कहती हैं कि डाइट कर लेनी चाहिए, सुबह में लाइट ग्रीन टी वगैरह ये कुछ, लेकिन पहले नाश्ता। हाँ, बच्चों को कौन ग्रीन टी नहीं, खुद भी। अच्छा हाँ जी खुद भी। खुद तो सही कह रही हैं। अच्छा एक आपको वीडियो दिखाती हूँ मैं, जिसमें अगर बच्चे नाश्ता ना करें तो क्या क्या हो सकता है उनके साथ, और क्या क्या हो रहा है कि क्या क्या हो सकता है। वैसे तो मैं हमेशा अपने मॉर्निंग शो में इस बात पर एम्फसाइज करती रहती हूँ, जोर डालती रहती हूँ, नाश्ता नाश्ता नाश्ता। लेकिन आज आमना हमें बताएंगी नाश्ते की इम्पोर्टेंस क्या है हमारे लिए। ये इतना जबरदस्त टॉपिक है और इतना ज्यादा अहम है और इतना ज्यादा जरूरी है कि जितना इस पे ज्यादा जोर डालें वो कम है। एक तो ये कि बच्चे, सबसे अहम ग़िज़ा जो है वो दिन की बच्चों के लिए वो उनका नाश्ता है। अच्छा। क्योंकि वो एक फ्यूल है, जैसे आप गाड़ी में पेट्रोल डालते हैं ना स्टार्ट करने के लिए, तो ये बच्चों का पेट्रोल है। और देखें ब्रेकफास्ट, इसका क्या मतलब है? आप पूरी रात आपका पेट खाली है, सारा कुछ जो है वो ऑलरेडी जज्ब हो चुका है। बिल्कुल। तो पेट जब बिल्कुल खाली है और अगर खाली पेट के साथ वो स्कूल चले जाएंगे तो वो परफॉर्म कैसे करेंगे? Exactly. और उनको वो जो बेसिक बढ़ने के लिए और अपने माइंड को डेवलप करने के लिए जो उनकी जो बढ़ने की रफ्तार है वो स्लो हो जाती है। उनको बढ़ने, ग्रो करने के लिए, बोन डेवलपमेंट के लिए ये खास न्यूट्रिएंट्स की जरूरत है, विटामिन ए और डी। जब वो नहीं होंगे तो उनका वो बढ़ेंगे नहीं, उनका दिमाग बढ़ेगा नहीं, उनका इम्यून सिस्टम, दिफाई निज़ाम मजबूत नहीं होगा, उनको थके थके महसूस करेंगे, उनकी मेंटल कंसंट्रेशन नहीं होगी, उनका मूड खराब रहेगा। तो ये सारी चीजें अगर बच्चे में, तो हेल्दी बच्चा तो फिर ना हुआ। तो मेरी उनसे माओं से एक अपील है कि प्लीज अपने बच्चों को सख्ती से नाश्ता कराएं और कोई मजे की चीज देना ताकि वो खा भी ले। जैसे कि ब्लू बैंड मार्जरीन, उसमें मैं ये बताऊं आपको कि इसमें ब्लू बैंड मार्जरीन में विटामिन ए और डी की जो दिन बच्चे की जो जरूरत है, रिक्वायरमेंट है, वो पूरी करता है। 24% विटामिन ए और 30% विटामिन डी। और आपको कुछ चाहिए नहीं, स्प्रेड लगा लें टोस्ट के ऊपर, अंडा फ्राई कर लें, स्क्रैम्बल कर लें एक सर्विंग ब्लू बैंड मार्जरीन में, या वैसे ही उसको एक जैसे कि एक सैंडविच होता है, जैसे ये सैंडविच पड़ा हुआ है, बिल्कुल उसको हाथ, अगर उसके पास टाइम नहीं भी है, देर से उठा है, तो हाथ में दे दें, उसकी गाड़ी में बैठ के खा ले, उसकी वो ग़िज़ा पूरी हो जाएगी। तो ये जो ब्लू बैंड मार्जरीन, खाली दूध का ग्लास पीना भी सही नहीं है ना? नहीं, खाली दूध के ग्लास से क्या आपको ये 2 मिनरल्स चाहिए, न्यूट्रिएंट्स चाहिए। जब तक ये नहीं आपकी बॉडी में जाएंगे, आपकी बॉडी डेवलप ही नहीं होगी। तो ब्लू बैंड मार्जरीन तो आपको एक सर्विंग में ये सब कुछ दे रहा है। तो ये एक इनिशिएटिव
इनकी तरफ से 10 लाख माओं को पहुंचा रहा है और साथ ही अवेयरनेस हम स्कूल्स में भी साथ साथ दी जा रही है। तो मेरी अपील यही है कि माएँ जो हैं वो थोड़ा सा जरा सा प्रोएक्टिव हो जाएं और डिफरेंट तरीके उनको जगाने के और उनको कम से कम कुछ ना कुछ सुबह खिलाएं। और ये जो हमने आज आपको सजेस्ट किया, थोड़ी सी हमें तो टेक्निक्स बताएं ना, क्या किस तरह खिलाएं, क्या रिश्वत दें बच्चों को ये खा ले वो नाश्ता? नहीं देखें उनको उनकी साइकोलॉजी से कैसे खेलें हम, क्या करें? निदा, एक तो ये कि बच्चों में जब तक आप बच्चों से बात नहीं करेंगे ना, हमारा ये होता है कि हम उनको डांट देते हैं कि ये खा लो, नहीं तो ये नहीं मिलेगा या वो नहीं मिलेगा। आप बच्चों को कहें कि तुम स्कूल जा रहे हो, वहाँ कॉन्सेंट्रेट करने जा रहे हो, compete करने जा रहे हो और बच्चों के साथ आगे कैसे बढ़ोगे। बच्चे बड़े स्मार्ट होते हैं, बड़े ज़हीन होते हैं, वो पिक कर लेते हैं। माँ को थोड़ी मेहनत भी करनी पड़ेगी कि जैसे फ्रेंच टोस्ट है, अगर आप बना रहे हो तेल के बजाय आप ब्लू बैंड मार्जरीन एग्जैक्टली के साथ आप फ्रेंच अंडा फ्राई इसमें कर सकते हैं, पराठे पे लगा सकते हैं, टोस्ट पे स्प्रेड कर सकते हैं। इतने सारे तरीके, 4-5 तरीके कि आप अपने बच्चे को एक सर्विंग ब्लू बैंड मार्जरीन की सारी बच्चों को इतना डराया जाता है गोस्ट और इससे उससे। आप एक इंजेक्शन घर में लेके नहीं रख सकते कि विटामिन डी का इंजेक्शन लगेगा बेटा अगर ये ब्लू बैंड मार्जरीन। आई थिंक दैट्स अ रियली गुड आइडिया। That's a really good idea. छोटे बच्चे तो डरते हैं कि हाई इंजेक्शन अम्मा लगा देंगी। तो ये बहुत जरूरी है बच्चों की ग्रोथ के लिए, उनके अच्छे फ्यूचर के लिए। बिल्कुल। और माँ को इसको सीरियसली लेना चाहिए। हर माँ की सबसे अहम जो इम्पोर्टेंस जो चीज उनको देनी चाहिए वो है सुबह का। हम पढ़ाई के ऊपर बहुत जोर दे रहे होते हैं, हम उनकी ड्रेसिंग पे बड़ा जोर दे रहे होते हैं। बिल्कुल, आई एग्री, है ना, लेकिन जो बेसिक्स है वो है सुबह का नाश्ता। और जब वो थक रहे हो तो हम कह रहे होते ड्रामा नहीं करो, तुम्हें पढ़ाई करनी है, अब तुम ड्रामा कर रहे हो। सुबह का फ्यूल है ना निदा, जब तक सुबह का फ्यूल उनको नहीं दिया जाएगा वो आगे बढ़ेंगे कैसे, परफॉर्म कैसे करेंगे। अब जैसे मेरी बेटी जो है ना वो छुप के पतली गली से निकल के चली जाती है कि उसको नाश्ता ना करना पड़े, मैं गाड़ी में कर लूंगी। फिर मैं गवाही लेती हूँ ड्राइवर से और अपने बेटे से जो साथ होते हैं और दूसरे बेटे से कि क्या इससे नाश्ता किया गाड़ी में, नहीं वो ऐसे ही वापस आते हैं। तो फिर उसकी खैर नहीं होती है, फिर मैं शेरनी बन जाती हूँ। जब वो आएगी तो वो थकी भी होगी, उसका मूड भी खराब होगा। तो होता है जब वो नाश्ता करके जाती है, आई कैन फील इट, वो प्रॉपर नाश्ता करके जाती। बेटी बहुत सुस्त है नाश्ता करने में, बेटे तक नहीं करते। तो वो जब नाश्ता किए बगैर जाती है, जब आती है तो वो बिल्कुल यूं ही भी होती है, ऑब्वियसली बिकॉज़ उसमें जान नहीं चेंज करती। और जब वो नाश्ता करके जाती है तो वो बहुत मस्ती में, बहुत लाइवली। और एक नेता मैं आपको बात बताऊं, अगर आप विटामिन डी नहीं लेंगे तो आप कैल्शियम कैसे अब्सॉर्ब होगी, बोन्स कैसे डेवलप होंगे, हड्डियां कैसे बढ़ेंगे कैसे, बच्चे कैसे ग्रो कैसे करेंगे। तो ये क्रिटिकल, ये 2 विटामिन्स क्रिटिकल है आपके बच्चे की बोन डेवलपमेंट, बच्चे की फॉर्मेशन, मेंटल फॉर्मेशन, फोकस। और ये दोनों विटामिन्स ब्लू बैंड मार्जरीन आपको देता है, आपके बच्चे की डेली रिक्वायरमेंट पूरी करता है। तो जी ये सारी बातें आपने मुझे लग रहा है ग्रैब कर ली होंगी, जज्ब कर ली होंगी अपने अंदर। खुदा के लिए इस पे अमल भी कीजिएगा और इस कैंपेन का हिस्सा बनने के लिए अभी SMS करें इस नंबर पे जो अभी स्क्रीन पे ऑन एयर है। देख सकते हैं कोई नंबर चल रहा है, हाँ, इस पर SMS करें, कैंपेन का हिस्सा बने और मेरे साथ मिलकर, हम सबके साथ, ब्लू बैंड के साथ मिलकर सबसे पहले नाश्ते पे जोर डालें और 10 लाख माओं को अवेयरनेस दें। ये हमारी कैंपेन का हिस्सा है। तो एक छोटा सा ब्रेक के बाद एक बहुत ही मजे का टॉपिक आपको अस्मा मुस्तफा मिलकर बता के जा चुकी हैं कि हम क्या, आज आपको पता है हम क्या टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं। आपके साथ भी ऐसा होगा जब बच्चे का अगर थोड़ा सा ना मतलब शक्ल सूरत प्यारी है तो वो बाप पे गया है, और शक्ल सूरत अगर थोड़ी सी गड़बड़ है पैदाइश तो आई ननियाल पे चला गया। तो ये आमतौर पे घरों में एक्चुअली होता है। बिल्कुल 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 होता है। अगर थोड़ी सी बुरी आदत है, गुस्सा करने की आदत है, ओहो ये तो बिल्कुल माँ पे गया, मामू जैसा है ये। और अगर ये बहुत हंसमुख है, खुश इखलाक है, पुप्पो जैसा है। तो ये हर घर का हिस्सा है। आज आपको मौका हम दे रहे हैं अपनी कहानियां शेयर करने का। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि बच्चे की हर चीज अब्बा की, अच्छी हर चीज अब्बा की, और थोड़ी सी गड़बड़ हर चीज अम्मा वालों की, ननियाल वालों की। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान एक छोटे से ब्रेक के साथ रहिए हमारे साथ और अपने अपने दिल के जो राज हैं, पफोले हैं, वो फोड़े मेरे साथ। गुड मॉर्निंग।
वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। अस्मा मुस्तफा से तो आप मुझसे आने से पहले मिल चुके हैं, हाँ? और डॉक्टर इमरान हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। हाय मर्द का इलाज ये होते नहीं है, ये होते नहीं है, वरना मैं इनसे अपने हर मर्ज का इलाज पूछूं, डॉक्टर साहब आप क्या करूं, बताएं फलाना हो गया, धमाका हो गया। शायद इसीलिए नहीं होता हूँ। जी, हमारी कॉलर्स ने कॉल करना शुरू कर दिया। हमने इनको पहले ही बता दिया कि आज का टॉपिक क्या है, और पता नहीं तुम्हारे साथ हुआ या नहीं, मेरे साथ तो मैंने बताया। लेकिन अच्छी बात है, जिन लोगों ने अभी ज्वाइन किया आप दोबारा टॉपिक बता दें ताकि हमारा टॉपिक आज का ये है कि जब बच्चा पैदा होता है, स्पेशली जब मेरे साथ ऐसा हुआ, जब मेरा बच्चा पैदा हुआ तो सीरियसली मेरे सारे बच्चे मेरे हस्बैंड की शक्ल है, ठीक है? मुझे ये उस पे हंसी आ रही है, अभी कह रही है हस्बैंड की शक्ल है, वरना ऐसे डिस्क्राइब नहीं करती कि हस्बैंड की शक्ल है, हाँ, किसी और नेशनैलिटी का बना के प्रेजेंट। हाँ, वो मेरी अम्मी भी कम नहीं थी, क्योंकि मेरा बेटा पैदा हुआ तो उसकी आंखें छोटी छोटी थी, तो मेरी अम्मी ने भी बोला हाय हाय इसकी तो आंखें भी यासिर पे चली गई। उनको बड़ा गरूर है उनकी बेटी की आंखें बड़ी हैं। तो वो अपने दामाद के मुंह पे भी मेरी अम्मी ने बोला ऐसी बात नहीं है, मतलब लड़की वाले भी करते हैं। लेकिन अक्सर ये देखा गया है कि जब अगर बच्चा का रंग थोड़ा सांवला होता है तो वो ननियाल पे चला गया है, ननियाल पे नहीं गया। अगर बच्चा थोड़ा सूखा होता है, पतला होता है, या नाक मोटी होती है, या कोई नकूश ऐसे, या कोई चीखने वाला होता है, रोने वाला, तो सारी बुरी आदतें जो है वो ननियाल की होती है। अच्छा। और सारी अच्छी आदतें फुप्पी फुप्पी, चाचा, खूबसूरत, हंसमुख, लंबाई देखो कितनी है ननियाल पे चले। तो ये है आज का टॉपिक, जिससे शायद थोड़ा थोड़ा, ज्यादा नहीं लेकिन थोड़ा थोड़ा सभी गुजर चुके हैं। तो आइए जरा हम कॉलर से बात करते हैं। मिसेस तारिक, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है निदा? बिल्कुल ठीक जी, गुड मॉर्निंग, क्या कहेंगी आप? गुड मॉर्निंग, मुझे आपसे बात करके बहुत खुशी हो रही है। मैं फर्स्ट टाइम कॉल कर रही हूँ। जी शुक्रिया। और थोड़ी सी खुशी भी हो रही है, थोड़ी सी घबरा भी रही हूँ। घबराने की बात नहीं, सिर्फ ये बताओ तुम्हारे साथ क्या हुआ? तुम्हारे बहुत प्यारी लगती है आप, रोज बहुत प्यारी लगती है। अरे भाई ने इतनी तारीफें मत कर, बताओ तो सही क्या हुआ तुम्हारे साथ? मेरी जो बेटी है ना, वो उसकी हाइट लंबी है माशाल्लाह। अच्छा। तो वो इसकी जो दादू है ना मेरी बेटी की, वो कहती है कि देखा पुप्पो पे चली गई है, कितनी टॉल है माशाल्लाह, और तुम्हारी भी इतनी हाइट नहीं है, देखा ना बस ये, और जिद्दी है थोड़ी सी, तो ये देखा ना जिद करती है, ये पता नहीं किससे चली गई है। अच्छा, एक कॉम्प्लीमेंट मुझे भी मिला था, मेरा बेटा थोड़ा सीधा है और बेटी थोड़ी तेज है, और जैसे कि बेटियों को थोड़ा बहुत समझदार होना चाहिए, तो वो मेरी मदर इन लॉ वो खुल्लम खुल्ला बोलती हैं, जो बेटा है ना वो यासिर पे गया सीधा है, और जो बेटी है ना वो तेज है। अब वो बेचारी इतनी मासूम है कि वो मेरे सामने ही बोल रही होती है, वो सीधी है इस मामले में, तो वो सीधेपन में उन्होंने मुझे भी कोई बात नहीं, मैं तेज हूँ, सही है। और क्या, मैं उस दिन रिसर्च पढ़ी थी कि जो आदमी अपने करियर में कामयाब हैं, हाँ। उसमें बहुत हाथ उनकी बीवियों का है, हाँ। जिनकी बेगमा। तो मुझे लगता है लड़कियों को ज्यादा तेज जरूर होना चाहिए ताकि वो अपने हस्बैंड की हमने तो सोचा ना, हमने अपनी बेटियों को तेज पालना है। हाँ बिल्कुल। हाँ। जैसे खास तौर से हमारे माशरे के अंदर मैं तो अक्सर अपनी उन माओं को जो उन बच्चियों को लेके आती हैं, खासतौर से जो 11-12 साल की बच्चियाँ शुरू हो जाती हैं और कहती हैं कि इनके अंदर गुस्सा बहुत है, और मैं ये कहता हूँ कि खुदारा इस गुस्से को ज़रूर रखिए, क्योंकि हमारे माशरे के अंदर तहफ़्फ़ुज़ सिर्फ ये गुस्सा ही कर सकता है। अगर उस बच्ची के अंदर ये गुस्सा नहीं हो और वो आगे अपना दिफा नहीं कर सके, तो इससे बताइए कि वो अपना तहफ़्फ़ुज़ कैसे करेगी। चाहे वो बेहुदा जुमले हों, या चाहे वो किसी का बढ़ा हुआ हाथ हो, चाहे वो ऐसा माहौल हो, चाहे वो घर के अंदर हो या घर के बाहर हो। हमारे इस माशरे के अंदर जहाँ कानून का दरवाजा नहीं खटखटाया जा सकता, सिवाय इस गुस्से के उस बच्ची का तहफ़्फ़ुज़ कौन कर सकता है? तो आप ये जो कहते हैं कि जी गुस्सा नहीं होना चाहिए, मैं ये समझता हूँ कि गुस्सा ही जो है वो एक बच्ची का तहफ़्फ़ुज़ हमारे माशरे के अंदर कर सकता है। एक कॉलर हमारे साथ और हैं जी, मिसेस सजाद, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। अस्सलाम वालेकुम निदा जी, क्या कहेंगे आप? निदा, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। निदा, मुझे ये कहना है कि मेरा बेटा जो है थोड़ा पतला दुबला है। अच्छा। तो वो मेरे ऊपर गया, तो मैं ससुराल में बातें होती, हाँ भाई ये तुम्हारे ऊपर गया है, शादी पर तुम्हारे ऊपर गया है, पतला दुबला है। और मेरा कुछ उल्टा भी होता है कि मेरे मैके वाले भी बोलते हैं मेरी बेटी को, अच्छा, वो अपने पापा पे गई है। अच्छा। तो मेरे मैके वाले भी बोल रहे होते हैं, हाँ भाई ये थोड़ी सी हेल्दी है, तो उसकी पापा थोड़े से हेल्दी है, तो कहते हैं भाई ये तो तुम्हारी बेटी तुम्हारे बिल्कुल शौहर से गई है।
दोनों तरफ से बातें होती हैं। हाँ, दोनों तरफ से होती, नो डाउट। जैसे मैंने बताया ना, मेरा एक्सपीरियंस बताया, अगर मेरी मदर इन लॉ बोल देते मेरी अम्मी भी कम नहीं है, आप वो भी ये सोचिए कि अक्सर माँ बाप जो शिकायत करते हैं, मैंने तो जब से ओपीडी शुरू की है बच्चों को पकड़ पकड़ के माएँ जो है ना लाना शुरू करती हैं। बल्कि मैं तो सोचता था इस टॉपिक के ऊपर बात करनी चाहिए कि हमारे बच्चे लिटरली वलीउल्लाह हैं, क्योंकि जितने समझदार और जितना काम करते हैं और माँ बाप की जितनी गैर जो है वो हकीकत पसंदाना तवक्कात है उन बच्चों के साथ, वो बच्चे फिर भी जो है वो बहुत अच्छे हैं। अक्सर एक माँ बाप शिकायत करते हैं कि बच्चे लड़ते बहुत हैं, बहन भाई लड़ते बहुत हैं। अरे माँ बाप खुद तो तकसीम कर रहे हैं, ये उसका है, ये उसका है, ये उस पे गई है, ये उस पे गई है, खुद तो आप उनको तकसीम कर रहे हैं। जब आप खुद तकसीम और तफरीक कर रहे हैं और उसके बाद ये कहते हैं कि जी ये लड़ते बहुत हैं, ये आपस में मिलके जो है वो नहीं बैठते, तो कभी हमने ये सोचा है कि हमारे लिए जो हो सकता है गैर इख्तियारी, गैर संजीदा मजाक वाले जुमले उन बच्चों पर के मैं वो इंट्रो में भी जब आप नहीं थे तो हम यही बात कर रहे थे कि जब तक ये तारीफन कहा जाए या जैसे ऐसी किसी के सामने कहा जाए जो नाराज नहीं होती, अभी तुम बात करी थी तो मेरे जहन में आ रहा है कि जोई अपने पर दादा पर दादी से स्काइप पे बात कर रही थी, तो टैं 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 बोले जा रही थी, तो मुनीब के दादा ने कहा कि मुनीब के नाना ने कहा कि कितना माशाल्लाह बोलती है। मैंने कहा पता नहीं किस पे चली गई है, तो हंसने लगे कि हाँ पता नहीं किस पे चली गई है, लाइक क्लियरली इंडिकेटिंग कि माँ पे गई है। नेचुरली सी बात है। पर मैं सोच हूँ कि अब जैसे तुमने माइंड नहीं किया, या मैं भी ऐसी हूँ कि मुझे लगता है कि इसमें कोई माइंड करने वाली बात नहीं है, लेकिन वहाँ पे जहाँ पे अगर कोई ऐसा सुन रहा हो जो माइंड करे या कोई मनफी बात। अच्छा नहीं, मैं ये कहना चाहूंगी शायद मैं अब माइंड नहीं करती, क्योंकि मैं मैच्योर हो गई हूँ, समझदार हो गई हूँ कि इन बातों से कुछ फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब मैं नहीं थी समझदार और जब ये बात हुई तब बुरा लगा। कितने महीने पहले की बात है? ये सालों की पहले की बात है, क्योंकि तुम समझदार इतने प्यार से देखा जब मैं समझदार नहीं थी और अब मैं समझदार। मतलब जब नया बच्चा पैदा हुआ, यंग एज थी, उस वक्त जलती कुर्ती थी। मेरा मियाँ हर जो बंदा आता था मुझसे मिलता है ना, मुझसे मिलता है, तो मैं कहती थी क्या मैं बदशक्ल हूँ, क्या हूँ, सारे बच्चे ये क्या है, कोई अगर कह दे, वो माइंड कर जाता था, कोई कह दे कि मुझसे मिलता है। अच्छा, तो मतलब मुझे इंसल्ट फील होती है कि तुम सबसे ही पूछते हो, और जो ये बोल दे कि नहीं निदा की भी शबी है, तो तुम माइंड कर जाते हो, तो मेरे को बंदा बुरा लगने लगता है। यासिर भाई को अपने ऊपर इतना कॉन्फिडेंस है, माशाल्लाह, गुरूर है, उनसे बात करनी पड़ेगी। तो लाइक उस वक्त मैं हर्ट होती थी, अब नहीं मुझे लगती कि मैं हंसी में टाल देती हूँ। एक यंग एज होती है, दिमाग खराब होता है उस वक्त। बच्चों पर भी एक बड़ा मनफी असर पड़ता है। मैं कह रही हूँ अगर आप बच्चों की नेगेटिव बात बता रहे हैं, या तो आप कह रहे हैं ना आपकी अच्छी शक्ल दादा पे है या अच्छी बात उस पे, लेकिन इमरान भाई जब आप उसकी आप कह रहे हैं, मुझे जितना कॉलर ने कहा कि मोटी है, अब्बा पे चली गई है, तो इसका बच्चे की पर्सनालिटी पे कितना इफेक्ट पड़ेगा? मुस्तकिल ये देखे ना। फिर दूसरी बात ये है कि जिस चीज को ऊपर तनकीद की जा रही है उस पर उस शख्स का इख्तियार क्या है, उसका इख्तियार क्या है, राइट? वैसे अगर ये बच्चा भी जैसे अगर फील हो रहा है कि बच्चे की मोटी नाक है और ये कहा जाए कि उधर चली गई है, तो बच्चे को पहले ही अच्छा कॉन्शियस होगा। एब्सोल्युटली। और भी और दूसरी बात ये कि अगर हकीकत की तरफ जाए तो माँ बाप का भी क्या इख्तियार है? माँ बाप का भी क्या इख्तियार है? ऐसा कौन सा फॉर्मूला है जिससे गोरा ही पैदा हो और जो है वो लंबा ही पैदा हो और नाक खड़ी पैदा हो और बड़ी आंखें पैदा हो? इससे माँ बाप को भी कोई इख्तियार नहीं है। तो वो चीज जिसके अंदर उस माँ बाप का इख्तियार नहीं है, वो चीज जिसके अंदर उस बच्चे का इख्तियार नहीं है, उसके ऊपर सारे जहां को आजादी दे दी जाए तनकीद करने की, राइट? सारा जहां जो है वो तनकीद जो है वो कर रहा है। और मुझे तो समझ में नहीं आता बहुत सारे वो तनकीद करने वाले लोग वो क्या कर लेते अगर ये मुख्तलिफ होता, यानी आपका क्या अमल दखल है या क्या अमल दखल होता है या आपके वो नहीं है। एक मशहूर लतीफा था, पता नहीं किसने, एक बहुत ज़हीन साइंसदान जो कि लाइक इतना गुड लुकिंग नहीं था, थोड़ा अगली फेस उसका था, जिस तरह हो मतलब बुढ़ापे में हो जाते हैं लोग, और एक बहुत खूबसूरत औरत जो कम अकल थी, इतनी इंटेलिजेंट नहीं थी जितना वो साइंसदान। उस औरत ने कहा तो मुझसे शादी कर लो तो हमारे बच्चे तुम्हारी तरह ज़हीन और मेरी तरह खूबसूरत होंगे। तो उससे बोला साइंसदान ने, अगर वो मेरी तरह फिजिकल अपीयरेंस में मेरी तरह और अकल में तुम्हारी तरह हो गए फिर क्या होगा? बिल्कुल। शाजिया हमारे साथ हैं टेक्सला से। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। जी वालेकुम अस्सलाम। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। गुड मॉर्निंग। क्या कहोगी शाजिया? जी बोलो, क्या कहोगी? बिल्कुल ठीक जी। टॉपिक पे क्या? बहुत अच्छी लगती है, मैं आपका पक्का शो देखती हूँ। थैंक यू। अच्छा, टॉपिक के हवाले से क्या बात करोगी?
अच्छा, टॉपिक के हवाले से ये बात करूंगी कि मेरा भांजा है तो उसकी माशाल्लाह आंखें बहुत प्यारी है ना, मोटी मोटी ननिहाल पे गई हैं। अच्छा तो उसके दादा भी मतलब उसको अच्छी तो लगती थी उसकी आंखें, लेकिन उनकी आंखें छोटी थी। हाँ। तो उनका दिल करता था कि भाई मतलब इनकी आंखें तो बड़ी हैं, लेकिन कोई ये कहे कि ये ननिहाल पे गया, तो सारे कहते थे ये ननिहाल पे गया है। तो वो फिर गुस्से में आके कहते थे इसकी तो आंखें जो है ननिहाल पे चली गई है। हम फिर खुश होते थे अपनी तरफ से कि इसकी आंखें बड़ी बड़ी हमारे पे गई हैं। हाँ अच्छा, हाँ जब बिल्कुल ऑपोजिट फीचर्स होते हैं तो आप झुटला सकते ही नहीं है कि ये उस पे है कि उस पे है। अच्छा, तो ये आपने बड़ी मस्ती की है भांजे के साथ अपनी। चलिए जी। हाँ मुझे एक मैसेज आया हुआ था कल ही, मुझे अब जहन में आ रहा है कि उस खातून, क्योंकि आपने कहा ना जिस बात पे आप वो कमेंट कर रहे हैं उस पे उसका कितना कंट्रोल है। हाँ। सो मुझे लगता है अच्छी बात पे जरूर करें, लेकिन जो चीजें आप मनफी अंदाज में सोच रहे हैं और बयान कर रहे हैं, तो उस लड़की ने मुझे लिखा हुआ था कि मैंने MSc किया हुआ है, मैं पता नहीं किस जगह पे जॉब करती हूँ, दिस इज जस्ट लास्ट नाइट, और मेरा वजन बहुत ज्यादा है। और कहती है ये बात मेरे मियाँ हंसते मुस्कुराते मुझे दिन में कोई 3 दफा, अब वो मजाक में कर रहा है, लेकिन कहती है मुझे इतना खोलती है कि मुझे लगता है मैं आहिस्ता आहिस्ता डिप्रेशन में जाना शुरू हो गई हूँ। मैंने डाइट करके देखी है, मैं नहीं कंसिस्टेंट हो पा रही, जो भी मेरा मसला है, पर मैंने अपने मियाँ को जाहिर नहीं मैं करती, लेकिन अंदर अंदर से मैं इतना डिप्रेशन में जा रही हूँ जस्ट बिकॉज कि मेरा वजन ज्यादा है। तो कभी कभी जब हम कॉमेंट्स पास करते हैं और अगला बंदा मुस्कुरा रहा होता है, हम समझते हैं कि वो बहुत अच्छे से ले रहा है, बहुत अच्छे से इंटरप्रेट कर रहा है, लेकिन दरअसल उसके ऊपर क्या गुजर रही है, वो इमरान भाई वाली बात कि जब भी कमेंट पास करें आई थिंक ये सोचना चाहिए इससे मैं हासिल क्या करना चाहता हूँ। अच्छा, तुम्हारी ये बात को मैं सेकंड करते हुए ये कहूंगी कि फॉर एग्जाम्पल लाइक हस्बैंड्स अपनी बीवियों को मुस्तकिल इसी तरह मजाक में कहते रहते हैं, उनको नहीं पता होता उनके बच्चे क्या सोच रहे हैं। एक दिन मैं कोई ऐड देख रही थी, बड़ा अच्छा उसका स्टोरी कॉपीराइट था, उसमें कहा जा रहा था ये कि वो जो बच्ची तैयार होके, माँ तैयार होके आई तो उसने अपने हस्बैंड को बोला बताए मैं कैसी लग रही हूँ, देखी बगैर उसने कहा हाँ हाँ अच्छी लग रही हो। बेटी तैयार होके आई तो उसने आके अपने अब्बू और अम्मी को दिखाया तो उसके लिए एक अलग वाह बहुत अच्छी लग रही हो। बाप के मुंह से बेसाख्तगी से निकला बहुत अच्छी लग रही हो, बिल्कुल अपनी माँ जैसी। तो बेटी कहने लगी क्यों, क्या मैं मोटी लग रही हूँ? जस्ट इमेजिन बच्ची छोटी सी 7 साल की, क्यों क्या मैं मोटी लग रही हूँ? तो वो डाला होगा। हाँ कंपेयर जब आप करेंगे तो बच्चा उसी तरह कंपैरिजन जो है वो करेगा उसके ऊपर। ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। और जैसे आपने कहा कि हमें लग रहा है कि हम जो बात कह रहे हैं सामने वाला हंस के टाल रहा है, ऐसा नहीं हो सकता ना कि बारिश के कतरे गिरते रहें और इंसान ना भीगे, ऐसा नहीं हो सकता। तो आप जब ये टप 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 गिराते रहेंगे तो इसी तरह एहसास, और मेजॉरिटी ऑफ द एहसास कमतरी के शिकार जो खास तौर से बच्चियां होती हैं वो इसी वजह से होती हैं कि इस तरह के जो कमेंट्स कंटिन्यूअसली मिल रहे होते हैं। और दूसरी बात ये है कि जैसे भी मेरी बहन ने कहा, खूबसूरती जो है वो हमेशा इलाके की मोहताज होती है। हमारे यहाँ कराची के अंदर हो सकता है बहुत पतली दुबली लड़की जो ज्यादा पसंद किया जाए, लेकिन झेलम के अंदर तो पतली दुबली लड़की को कहते हैं कि कोई खिलाया पिलाया इसको कुछ खिलाया पिलाया नहीं है। तो इसी तरह जो है वो सिंध की खूबसूरती का म्यार कुछ होगा, बलूचिस्तान का कुछ और होगा, इसी तरह अफ्रीका कंट्रीज के अंदर जो रंग का म्यार कुछ और होगा, और चाइना के अंदर छोटी आंख का दायरा कुछ और होगा। तो खूबसूरती तो इलाका वाइज होती है। और मैं ये बात समझता हूँ कि बड़ा नफ्सियात का बड़ा सिंपल उसूल है कि जो अपने आप को खूबसूरत समझता है लोग उसको खूबसूरत समझते हैं। सही कह रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं। और शायद ये बात मैं पहले भी जो है वो कई बार प्रोग्राम मैं अपनी फेवरेट हूँ वो वाली चीज। और मैं शायद पहले भी जो है वो मज़ाहिया तौर पे किसी और प्रोग्राम में भी बात कह चुका हूँ कि इसीलिए जो है वो आजकल जो बीवियाँ हैं उनको शिकायत होती है कि शौहर मासियों में ज्यादा दिलचस्पी ले रहे हैं क्योंकि मासी अपने आप को खूबसूरत समझती है। मिसेस निजाम हमारे साथ, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। वालेकुम निदा जी जी क्या कहेंगे आप? निदा मेरा नाम मिसेस नाज़िमुद्दीन है। अच्छा सॉरी अच्छा, मैं कराची से बात कर रही हूँ निदा। जी जी निदा, आप बहुत अच्छा माशाल्लाह शो करती हैं। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। अच्छा निदा, मैं ये कह रही थी कि बच्चों की ज्यादा जो पॉजिटिव चीजें होती हैं वो ज्यादातर जो है ना ददियाल वालों की तरफ, ददियाल वालों की तरफ अच्छाई जो है वो ज्यादातर ददियाल वालों की तरफ आती है, और जो थोड़ा सा बच्चों में कोई कलर का कॉम्प्लेक्शन डार्क होता है तो वो बच्चे हुए कहते हैं ज्यादातर यही सुनने में आता है कि वो माँ की तरफ हो गया कलर कॉम्प्लेक्शन में। जी जी, क्या हाइट वगैरह में। जी जी, तो ये सब थोड़ा सा आता है सुनने में ना। हाँ 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 जी। अच्छा निदा, मुझे डॉक्टर इमरान से एक क्वेश्चन भी पूछना था। प्लीज, बिल्कुल बिल्कुल। डॉक्टर इमरान, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम है जी।
डॉक्टर इमरान, मेरी बेटी है 6 साल की ना, तो वो थोड़ा सा ना उसकी जो वर्डिंग जो अदायगी है ना उसमें थोड़ा सा अटकती है, हकलाहट आती है। अच्छा, पहले इसको ये हकलाहट नहीं होती थी, ये 5 इयर्स जब से 5 साल की हुई है उसके बाद से ना इसकी उसमें थोड़ा सा हकलाहट आ गई। तो ये क्या कोई ये स्पीच थेरेपी के थ्रू खत्म हो जाती है हकलाहट या नहीं? मेरी बहन आप ये बता रही है कि ये पहले सही बोलती थी, अब हकलाहट आई है। जी जी बिल्कुल। तो ये स्पीच थेरेपी का इश्यू नहीं है। स्पीच थेरेपी के अंदर हकलाहट होती है कि अगर 3 साल का बच्चा अगर नहीं बोल पा रहा है और 3 साल के बाद स्पीच थेरेपी कराते हैं, क्योंकि वैसे भी डिलेड थेरेपी स्पीच शुरू हो रही है। इस बच्ची का जरूर ये स्कूल जाना शुरू हो गई है। हेलो, कॉलर ड्रॉप हो गई। देखिए होता ये है कि हमारे बच्चे कॉन्फिडेंस की कमी तो नहीं हुई है कुछ स्कूल में या कहीं उसके साथ कुछ ऐसा? ज्यादातर ऐसा कोई ना कोई दबाव, ज्यादातर असल में कोई ऐसा हादसा जो घर के अंदर, स्कूल के अंदर, या किसी सब्जेक्ट की मुश्किलात, या किसी टीचर की मुश्किलात, किसी बच्चे की मुश्किलात, या खास तौर से तो बच्चों के मामले में हम सभी अब हसास हो चुके हैं कसूर के वाक़े के बाद। बड़ी बारीक बीनी से इस तरह का देखना चाहिए कि ऐसी कोई बात जो उसको दबाव का शिकार हुई है और वो नहीं बोल पा रही है। और खास तौर से मैं उन माओ को जरूर कहूंगा कि जिन लोगों के दरमियान बच्चा बोलना रुक रहा हो वह खास तौर पर तवज्जो दे, चाहे वो कितना ही करीबी रिश्ता हो। यानी अगर किसी के भी आने से बच्चा जरा सा खामोश होना शुरू हो जाए, या आपके कहने के बावजूद हाथ ना मिला रहा हो, या आपको कहने के बाद सलाम नहीं कर रहा हो, पहले से अगर तब्दील हुआ है, उठ के जा रहा हो, जरूर थोड़ा सा नजरसानी करें कि उस बच्चे के आसपास क्या हो रहा है। बहुत प्यार से उससे बात करें। हम आर्ट थेरेपी के जरिए बड़े आराम से बच्चों से बात निकलवा लेते हैं। अच्छा। बच्चे ड्रॉ कर देते हैं, बता देते हैं, बातों से वर्बेटिम से पता लग जाता है। लेकिन मैं इनसे यही कहूंगा कि ये स्पीच थेरेपी का इशू जब होता है जब बोल नहीं पा रहा, लेकिन बोलने के बाद अगर रुका है तो ऐसा कोई ना कोई वाक्य हो सकता है। ऐसा कोई भी दबाव, जरूरी नहीं इतना संगीन हो, लेकिन ऐसा कोई भी दबाव हो सकता है कि जहां अगर बच्चा एडजस्ट भी नहीं कर पा रहा तो भी इस तरह का जो है वो दबाव हो सकता है। ठीक है, ये बिल्कुल सीरियस बात थी। हम तो मस्ती भरा शो लेके चल रहे हैं, हम मजाक पे बहुत सारी बातें। लेकिन ये जो शुरू की वाली बातें थी ना, जिसके अंदर उन्होंने रवैयों की बात की कि यानी बच्चा अगर आदत और अतवार का अच्छा है तो वो तो दरियाल है, और अगर उसके अंदर जरा सी भी कोई बदतमीजी का फैक्टर आया तो वो लाजमी तौर पर ये पीछे से जो है वो ननियाल के ऊपर से। मतलब मैं सोच रही हूँ कि जब बच्चा ग्रो कर रहा होता है उसमें जीन्स का तो डेफिनेटली हाथ है। हम कुछ इनहेरिट करते हैं। आई मीन हर जिस्म में, हर सेल में कितने 23 क्रोमोसोम्स होते हैं, और एक बाप से आता है और एक माँ से आ रहा है। 23 माँ से आ रहे होते हैं, 23 बाप से, 70 खरब खलिए हैं। एब्सोल्युटली। और मिल के उसके, चाहे वो उसकी आंखों का रंग हो, बालों का रंग हो, या उसकी आदत हो जिसके ऊपर हम इतनी गुफ्तगू करते हैं, तो एक तो ये कि मिल के ही सारा काम हो रहा है। सारे जो आपकी चीजें वो मिल के ही बन रही हैं। लेकिन ये वाली बात कि अगर उसके कुछ दो एक्सट्रीम्स है इमरान भाई, मुझे और निदा, मुझे भी लगता है कि एक तरफ वो है जो कि कह रहे हैं तुम्हारी नाक मोटी है, ये बुराई है, तुम्हारी आंखें छोटी हैं, ये बुराई है। और दूसरी फ्लिप जो शायद हमारी जनरेशन के पेरेंट्स अब जो मुझे लगता है गलती कर रहे हैं, वो ये है कि अपने बच्चे को कहना कि तुम दुनिया के हसीन तरीन, इंटेलिजेंट तरीन, यू आर द परफेक्ट, जिसमें से मुझे लगता है मैं भी गुजरी हूँ। क्योंकि आप ना उल्टा करने की कोशिश करते हैं। आप कहते हैं ओए मेरे बचपन में मुझे कहा गया था मेरी नाक मोटी है, मैंने नहीं किसी को कहने देना, और मैंने उलट करके। सो शायद वो सीखना का अमल है, लेकिन उससे ये हो रहा है एवरी चाइल्ड गेट्स अ ट्रॉफी वाला कॉन्सेप्ट कि रेस होगी तो सारे बच्चे जीतेंगे बेटा, एवरीबॉडी इज अ विनर। लेकिन दुनिया में ऐसे नहीं है। हकीकत ये नहीं है। कौन सी फैंटेसी वर्ल्ड में बच्चों को लेके जा रहे हैं? वो कैसे स्ट्रीट स्मार्ट होंगे? वो कैसे वो चीजें जो हमने उठाई हैं, वो बर्डन जो हमने उठाए माशरे में, वो कैसे उठाएंगे? इस पे बात करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। पता नहीं बात कहाँ से कहाँ निकल गई, लेकिन हमें निकालनी है। गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आप देख रहे हैं आज का शो जिसमें हम बिल्कुल वो वाली चीज, मुझे लगता है दुखती राग है। कुछ खवातीन इससे हर्ट भी हो जाती है उस वक्त जब वो उन्होंने बच्चा डिलीवर किया होता है। ऑब्वियसली वो उस वक्त इतनी नाजुक कंडीशन में होती है, उनको छोटी सी बात भी ना बहुत बड़ी लग रही होती है। तो अगर उनको ये कहा जाए उसी वक्त आके बच्चे को देख के कि लाइक उसकी बुरी चीजें जो हैं वो उनके ऊपर हैं और उसकी अच्छी चीजें जो हैं वो दादी के ऊपर है, खासतौर पे दादी या नानी आके इस तरह की कोई बात कोट करती हैं तो वो बहुत सेंसिटिव टाइम होता है उस वक्त का। हमारे साथ कॉलर्स शुरू हो गए हैं। आरा जी दोबारा से, सादिया कराची से। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम निदा। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग निदा। आज आपने बहुत अच्छा टॉपिक चूज किया है और इसको देखकर मुझे लगता है कि मुझे वो बात करनी चाहिए जो मेरे घर में होती है और मुझे फील होती है।
जी बोलिए। निदा, हम 7 बहनें हैं। जी जी। और मेरी अम्मी के हम 7 बहनें ही हुई हैं और कोई भाई नहीं है। अच्छा। और जो मेरी 4 बहनें शादीशुदा हैं, उनकी भी पहली बेटियां ही हैं। अच्छा। तो मेरी चारों बहनों को ससुराल से यही सुनने के लिए हमेशा मिलता है कि आपके यहाँ जो है वो पहले माँ के यहाँ भी 7 बेटियां ही है ना, तो इनके यहाँ भी बेटियां ही हुई होंगी। माँ के ऊपर क्या है इनका? यार ऐसा कुछ होता नहीं है असल में। हम 3 बहनें 1 भाई हैं और मेरी तीनों बहनों के मतलब लाइक मगर पता नहीं क्यों आजकल के लोगों को क्या हो गया है कि अगर बेटी पहले पैदा हो रही है तो ये कि हाँ भाई माँ पे गई है, माँ की भी तो पहले बेटी ही थी, कोई भाई नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि मतलब ये भी माँ का कसूर है। और अगर बेटा पैदा हो जाता तो मतलब कि फिर बाप है तो बाप क्या मतलब बाप वाला चक्कर चला जाता। तुम्हें पता है, तुम तो ये बात कर रही हो, जब लड़की का रिश्ता करने जाते हैं ना तो उसको वो बज़ाहिर अगर बिल्कुल उनको पसंद आ गई हर चीज है, लेकिन उनको ये पता चल जाए कि इसकी 7 बहनें हैं तो भी रिश्ते रिजेक्ट हो जाते हैं कि हाय हमारे यहाँ भी बेटियां ही बेटियां होंगी फिर तो, क्योंकि इनके यहाँ तो फैमिली में ये ट्रेडिशन चला आ रहा है। मैं बहुत इस तरह के शोज के यहाँ पे आके लोगों ने बैठ के बताया है कि मेरा रिश्ता इसलिए रिजेक्ट हुआ कि मेरी बहनें ज्यादा थी, तो इसलिए रिश्ता रिजेक्ट कर दिया कि हमारे घर भी बेटियों की लाइन लगेगी, क्योंकि ये तो हिस्ट्री चल रही है इनकी तो जीन्स में है बेटियां होना। देखिए हम लोग जी डॉक्टर साहब, मेरी बहन जिस तकलीफ से ये गुजर रही हैं जी, और दौरे जहालियत के अंदर यही बात होती थी। कुरान पाक वाज़े तौर पर इसी बात को बात कहते हैं कि ये वो लोग हैं जब ये बेटी का सुनते तो इनके मुंह तर जाया करते थे। उस जमाने के अंदर कब्र खोद के दफनाया करते थे, आज शायद तानों तशनों से ही शायद दफना देते हैं उस बेचारे को, यानी वो जहालत तब्दील नहीं हुई। जबकि अगर आप देखें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कौन सी ऐसी मुराद है जो अल्लाह तबारक व तआला पूरी ना करें, क्योंकि आप खुल्के अजीम हैं। पैगम्बरों ने दुआ की, पैगम्बरों को बेटे मिले। हजरत इब्राहिम ने दुआ की, बेटे मिला। हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने दुआ की, बेटे मिले। जिस दौर के अंदर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेइज्जत हो रही है, उस जमाने के अंदर बेटी जो है वो शर्मिंदगी का बाइस होती थी, लोग दफना दिया करते थे। उस वक्त जो है वो जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद नरीना हुई और वो बहुत छोटी उम्र के अंदर दुनिया से चले गए और आपने उनकी तदफीन की। और फिर आप ये सोचें कि उस दौर के अंदर जहाँ पे लड़की शर्मिंदगी का बाइस हो, वहाँ पे कुरान रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये कह दे कि आप किसी मर्द के बाप नहीं हो सकते। यानी ये इतना क्लियर मैसेज आप सोचें देना कि जी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी मर्द के बाप नहीं हो सकते, यानी आपकी जो वो है वो आपकी बेटी से जो है वो आगे बढ़ी है। तो आप ये सोचें कि ये तो हमारा फख्र है कि हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो है वो आल जो है वो बेटी से पहचानी गई। हमारे इतनी बड़ी आजमाइश अल्लाह के रसूल को हुई कि आप किसी मर्द के बाप नहीं हो सकते, ये कुरान कह रहा है। तो ये जो तसव्वुर जाहिलाना दौर था कि बेटे से नस्ल चलती है, ये जो जाहिलाना दौर था कि बेटों से सिर्फ माशरा बनता है, बेटों से घर बनता है, बेटों से मुल्क बनता है, ये सारा कुछ इस्लाम ने खत्म कर दिया था। लेकिन हम उस दौरे जाहिलियत के ऊपर आज भी जिंदा हैं, उसको जो है वो जारी भी जो है वो रख रहे हैं और इस तरह के भी जो है वो लोग मौजूद हैं। हमने इस कराची के अंदर ऐसे लोग देखा है जहाँ लोगों ने हाथ उठा के ये कहा था कि काश बेटे ही ना होते। जिस वक्त यहाँ पे गुंडागर्दी उरूज के ऊपर थी, जिस वक्त यहाँ पे बदनजमी उरूज के ऊपर थी, उस वक्त जो है वो यही बेटियां थी जिनकी लोग दुआएं कर रहे थे। तो इस वक्त तरबियत होनी चाहिए, चाहे वो बेटी हो चाहे वो बेटा हो। देखिए औलाद मांग रहे हैं, औलाद तो हजरत नूह का बेटा भी था कि एक उनका नूह का भी बेटा। आपको चाहिए कि पिदरे नूह मांगे, हम सौले औलाद ही मांगते, गोरा चिट्टा बेटा दे। वो गोरा चिट्टा बेटा तुम्हें कौन सा जो है वो पाकिस्तान को आलमी सुपर पावर बना देगा भाई, गोरा चिट्टा बेटा। अब सोचे ये कि हम उस तरबियत के लिए जो है वो क्या करेंगे और फिर उसका इख्तियार क्या है। आपके पहले प्रोग्राम में भी आपने भी इस तरफ इशारा किया था कि जो लड़का है इसका होना मर्द के ऊपर है, औरत के ऊपर नहीं है। मर्द के जरसूमों से ये पता लगता है साइंस के ऊपर, औरत को तो इख्तियार ही नहीं है। अगर बेटी हुई है और अगर वोरिद इल्जाम भी कोई होगा तो इस जाहिलाना दौर में मर्द ही होगा, औरत के ऊपर ये ब्लेम नहीं हो सकता। लेकिन अभी भी हम ये बात बताने के लिए तैयार नहीं है, समझाने के लिए तैयार नहीं है, स्कूल में पढ़ाने के लिए तैयार नहीं है, दीनी तालीम में वाज़े तौर पे लिखा है ये जो बातें ये हम बताने के लिए तैयार नहीं है। तो जब तक हम ये शऊर नहीं देंगे, जब तक हम अपनी बेटियों को अपने सर पे नहीं बिठाएंगे, जब तक हम उनको जिम्मेदार माएँ नहीं बनाएंगे, जब तक ऐसे ही जाहिल मर्द पैदा होते रहेंगे, ऐसे ही जाहिल बेटे पैदा होते रहेंगे और इसी तरह जैसे मेरी बहन भुगत रही है हम इसी तरह भुगतते रहेंगे। एक हैदराबाद से कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वालेकुम सलाम जी। जी आप क्या कहना चाहेंगी? आप नाम नहीं बताएंगी तो मैं नाम पूछूंगी भी नहीं, जो आप कहना चाहती हैं आप कहिए। नहीं, मैं नाम नहीं बताना चाहती। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आप मेरी मैके वाली हैं, बस वही काफी है। जी कहिए। मुझे जो है ना डॉक्टर साहब से ये पूछना था जी कि जो है ना कि बच्चे को अगर
जो है ना उसके पापा में कुछ बुरी आदतें होती है तो फिर बच्चे को क्यों डिग्रेड किया जाता है कि उसका बाप ऐसा है तो फिर बच्चा वैसा ही बनेगा। ये भी तो होता जो है ना बच्चे पे बहुत बुरा असर पड़ता है और जो है ना उसकी पर्सनालिटी खराब हो जाती है बिल्कुल। तो मेरी बच्ची है, बिल्कुल सही कह रही है, उसके पापा में कुछ है बुरी आदतें जिसके वजह से जो है ना फिर जो है घर में ही सब उसके लोग कहते हैं, तो जिसकी वजह से मेरी बच्ची बहुत जिद्दी बन गई है। ये बिल्कुल आप सही सुन कह रही नहीं हैं। सकती, जाहिर सी बात है, सब मेरे बच्ची को बोले ऐसे ऐसी है। तो फिर जब वो आप कैसे इसको, इस रवैये को कैसे आप मैनेज करती हैं? फिर आप क्या करती हैं? प्यार से उसे समझाती हूँ, लेकिन वो जब नहीं मानती ना फिर जिद करती है तो मैं जो है ना उसे कभी कभार मार भी देती हूँ, डांट भी देती हूँ। फिर वो रोती है, मम्मा मुझे मारे नहीं, मैं आपके तेरा मानूंगी। फिर बच्चे हैं, जाहिर सी बात है, वो करते हैं, हंसी मजाक तो सब बच्चे करते हैं। इसका जवाब आपको मस्ती में फिर तो अस्मा तुम बताओ कि मुझे ज़हन में एक वो कहानी आ रही है कि एक घर में जो बाप था वो बड़ा नशे की हालत, सब सारे बुरे काम वो करता था। और उसके 2 बेटे थे, तो सब कहते थे कि जिस घर का बाप जो है वो नशेई होगा, वो सारे काम करेगा, तो उस घर के बेटों ने क्या करना है। जैसे इन्होंने कहा कि एसोसिएट कर दिया। तो उसके बच्चे जब बड़े हुए एंड कुछ 20-30 साल के बाद उन बच्चों को जाके देखा गया कि भाई देखते हैं कि जिसका बाप ऐसा था वो बच्चे भी ऐसे ही निकले, पले बड़े हैं। तो जाके देखा तो एक बच्चा तो था वो बिल्कुल वैसा ही नशे की हालत में, बीवी के साथ अच्छा सलूक नहीं, बच्चों को अच्छी तरह से नहीं देखना। सबने कहा देखा इसका तो बाप ही ऐसा था, तो उसने ऐसे ही बनना था। जो दूसरा बेटा था ना, तो उससे पूछा भी कि भाई तुम क्यों ऐसे बन गए हो, तो उसने बच्चे ने यही जवाब दिया कि मैंने तो अपने घर में यही सीखा था, मैंने तो अपने बाप को ये करते हुए देखा था, तो मैंने ऐसे ही होना था। दूसरे बेटे से जाके पूछा, देखा जब उस बच्चे को जाके, तो उसकी जिंदगी बिल्कुल अलग, वो बिल्कुल शरीफ इंसान, बहुत अच्छा रवैया, बीवी के साथ बच्चों के साथ सुधरा हुआ एंड डूइंग वेल इन हिज लाइफ। तो उससे पूछा कि भाई तुम ऐसे कैसे हो गए, तो उसने कहा भाई मेरा तो बाप नशेई था ना, मैंने तो अपने घर में ही बुराई देखी थी, तो मैंने वैसे थोड़ी बनना था। सो हम अपने बच्चों को, इनके कंट्रोल में बहुत सारी चीजें नहीं है, ये नहीं रोक सकती इर्द गिर्द के लोगों को, जो भी वो कहते हैं नहीं कहना चाहिए। हम बिल्कुल 100% कहते हैं नहीं कहना चाहिए, लेकिन वही हम जो पहले भी बात कर रहे थे कि हम चाहते हैं कि हम अकेले अपने बच्चों के माँ बाप हों, लेकिन हम नहीं है। चाची, नानी, दादी, ससुराल, मैका, पड़ोस, सब उनके माँ बाप बन जाते हैं। हम ये बच्चों को सिखा सकते हैं कि आपने अपनी जिंदगी में वो जो बनना है वो आपके हाथ में है बेटा। वो आपका जीन्स उसमें एक इंडिकेशन दे देता है, ये उसका 100% डिटर्मिनेंट नहीं है। बुराई को देख के बुराई करने वाले भी हैं और बुराई की वजह से अच्छाई करने वाले भी हैं। बिल्कुल, मुझे हमें पता है कि इसका नतीजा क्या निकलेगा। बिल्कुल, और मुझे लगता है हम जिस दौर में इस मुल्क में रह रहे हैं ना, ये बहुत एक अजीम टाइम है। चाहे हम लीडर से अग्री करें, हमें लगता है कि हुकूमत ठीक है या नहीं है, हम ये जानते हैं कि इसी मुल्क की गर्द को देख के, इसी मुल्क की गलाजत को देख के, इसी मुल्क की बुराई को देख के किसी ने ये कहा कि मैं उल्टा करके दिखाऊंगा। अब वो ठीक कर रहा नहीं कर रहा उसका फैसला बाद में होगा। तो ये अपने बच्चों को माइंडसेट दें कि बजाय बुराई, और मुझे लगता है निदा कुछ घरों में ना ये वीकनेस जिस एक्सटेंड की आई डोंट नो, लेकिन ये होना भी बड़ी ब्लेसिंग है। दुनिया की बेहतरीन ममालिक जो हैं, जो खुश तरीन ममालिक हैं, वहां पे सबसे ज्यादा सुसाइडल रेट है उनमें से कुछ में। और वो देखा गया क्यों है, क्योंकि उन्होंने कहा इनके पास हर चीज इतनी ठीक है, हर चीज इतनी अच्छी है कि जिंदगी में मानी कम हो गया। मेरे एक से एक बच्चा कल परसों बच्चा तो नहीं, यंग एडल्ट मिलने आया, कहने लगा कि बहुत अच्छा चार्टर्ड अकाउंटेंट, जिंदगी में सब कुछ ठीक है। तो मैंने कहा कि फिर क्या यू नो व्हाट हैव यू कम टू मी विद। कहता है सब, खुद उसने कहा, कहता है सब कुछ इतना ठीक है कि कोई मसला नहीं है और यही मेरी जिंदगी का मसला है। सो हम चाहते हैं कि हमारी जिंदगी में मसाइल ना हो, लेकिन ये मसाइल ही हैं जो हमें बनाते जिंदा रखते हैं, जो हमें जिंदा रखते हैं, जो हमें फिर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाते हैं। एक मैसेज जो है, बहुत प्यारी बात तस्मा ने कही है। ये खातून ने कहा कि जब मैं परेशान हो जाती हूँ तो मैं अपनी बच्ची पर हाथ उठाती हूँ। ये मैसेज कम से कम आपके प्रोग्राम में, क्योंकि ज़्यादातर ख़वातीन आपकी बहुत फ़ैन है, माशाल्लाह तारीफ़ें भी करती हैं, ये तो मैसेज आपके पास से जाना चाहिए, किसी भी हाल में बच्चा हो या बच्ची हो, हाथ नहीं उठना चाहिए। क्योंकि हाथ उठाना जो है ये जो उस बच्चे के ऊपर असर अंदाज होता है, जो मनफी असर अंदाज होता है, इससे किसी हाल में भी जो है माँ को बचना चाहिए कि आप अपना गुस्सा किसी तरीके से भी और कहाँ से मैनेज कर सकते हैं। बच्चों के ऊपर हाथ उठाना कभी भी मजबत साबित नहीं हो सकता, कभी भी साबित नहीं हो सकता। जैसे जाहिर है इंसान है, माँ भी ना, तो उसको गुस्सा आए और वो नाजायज ना बच्चों को मारे, उसके लिए कोई थेरेपी माँ के लिए है कि माँ को क्या करना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो मतलब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ा मशहूर है ना, गुस्से की हालत में खड़े हो तो बैठ जाओ, बैठे हो तो लेट जाओ।
जगह बदल दें। सबसे बेहतरीन चीज तो कमरा छोड़ के चली कहाँ अगर हो सकता सबसे बेस्ट है जगह बदल दें। अगर जगह नहीं बदल सकते तो कम से कम पोजीशन बदल दें, यानी बैठे हैं तो खड़े हो जाओ। अगर ऐसे गुस्सा आ रहा है तो ऐसे ये इट विल मेक अ चेंज, क्योंकि ये प्रोसेस अब डिफरेंट हो जाएगा। और दूसरी जो थेरेपी हमने बड़ी आजमूदा है वो है वुजू। आप सीधा जाएं और आप सिर्फ वुजू करें, ये ऐसा उतरता है झाग की तरह। क्योंकि आप जाएं और जाके जो है हम कहते हैं जब मुंह धो के आ जाओ, नहीं बच्चों खुद भी जाएं, बच्चों को कहें मुंह धो के नहीं आ जाओ, वुजू कर लो। वुजू करने से क्या होता है कि नेचुरल इम्पैक्ट है कि ये जो आपका जो गुबार है ये सेटल डाउन होता है। तो ये वो चीजें हैं कि जगह बदल सकते हैं तो जगह बदलते हैं, मौजू बदल सकते हैं तो मौजू जो है वो बहुत सारी माएँ अपनी फ्रस्ट्रेशन जो उनको शायद ससुराल या कहीं से मिलती है वो अपने बच्चों पे आके और उतारती इतना मनफी है। देखें आप खुद सोचें कि एक तो उसको एक तरफ से वैसे सही नहीं मिल रहा, जो भी दूसरी तरफ तनकीद हो रही है उसके बाप की वजह से ये, अब उसका एक ही आसरा है आप। अच्छा, अब अगर आपका भी रवैया यही तशद्दुद वाला हो और आपको भी वो अपने आप से दूर समझने लग जाए तो आप यकीन माने ये इतने वल्नरेबल बच्चे होते हैं, ये किसी के भी हाथ में पड़ के और ये तकरीबी जिंदगी के ऊपर जो है वो जा सकते हैं, क्योंकि उस बच्चे की सपोर्ट कोई नहीं है। तो आपका काम ये है कि वो जहाँ से वो जो जैसे असमा ने ये बात कही कि तुम्हें क्या बनना है, यानी वो जो कमी है अब इस माँ का दोहरा रोल हो जाएगा। यानी इसको बाप भी अच्छा बनना है, इसको माँ भी जो है वो बनना है, इसको हकीकत पसंदी भी जो है वो सिखानी है और अपनी उन तकालीफ के ऊपर ज़ाहिर सब्र भी करना है, क्योंकि हमारे माशरे के अंदर तो कोई कोड़ा नहीं है ना जो जाके उसको लगाया जा सके। तो यही वाली बात है कि इसके अंदर अगर आपने ऐड किया ना इस फिजिकल मार को तो ये कोई तामीरी फायदा नहीं पहुंचाएगा, ये तकरीबी फायदा जो है वो लेके जाएगा। और अगर वो जिद के ऊपर गया तो फिर ज़ाहिर वो जुर्म की तरफ जाएगा। उसका बाप तो वैसे ही मौजूद नहीं है, उसने भी तो कहीं निकालना है, उसका भी तो बाहर एक मियाँ जो एक हस्बैंड जो है वो दफ्तर में काम करता है तो उसको जो है वो उसका बॉस खूब डांटता है घर जाने से पहले, वो शदीद गुस्से में होता है, वो घर जाता है और जैसे ही घर जाता है अपनी बीवी को देखता है सबसे पहले उसके सामने वो आती है तो अच्छा खासा खाना पका होता है, कहता है क्या तुमने खाना पकाया, रोटी खराब है, सालन खराब है। बीवी कहती है बिल्कुल वही खाना है जो रोज खाता है, आज इसको अजीब लग रहा है। और आपको ये शायद सुन के हैरत होगी कि दुनिया के 5 बड़े शहर जो नशे के ऊपर हैं उसमें कराची भी है। ये बड़े अच्छा किस्सा कंप्लीट कर लेना, मैं बड़ा बहुत ही कि वो मियाँ जो है वो अपनी डांट खा के आया और वो घर आके बीवी पे खामखाई में, क्योंकि उसने निकालना है वो उस अंदाज में निकालता है, बीवी परेशान होकर दरवाजा बंद करके जाती है कि मैं आइंदा इसके लिए खाना नहीं पकाऊंगी और बाहर जाती तो बच्चा नजर आता है जो आराम से बैठ के पढ़ रहा है, पर वो कहती है देखो तुमने कितना गंदा लिखा है और कितना बुरा लिखा है और टीचर तुम्हारी बुराई कर, और बच्चा कह रहा है अम्मा को क्या हो गया और उसको समझ नहीं आता, वो भी दरवाजा बंद के बाहर जाता है तो गली में कुत्ता घूम रहा होता है, जाके कुत्ते को लात मारता है कि क्यों तू यहाँ पे घूम रहा है, किसने तुझे कहा यहाँ घूमने के लिए। क्योंकि हमने उसको सिखाया है, हमने उसको सिखाया है कि गुस्सा आए तो किसी छोटे पे निकालो। अब उस बच्चे के छोटे में वो कुत्ता ही है जो गली में घूम रहा है, ये नहीं सिखाना। एंड इट्स वेरी टफ। मैं बताऊं, मैंने भी शुरू में जोई को किसी बात में मैंने यूं करके लगाई और मैं एक दिन किताब पढ़ी थी, उस किताब में वो साइकोलॉजिस्ट अपना किस्सा बताता है कि मैं बच्चे ने किसी बात पे मुझे बहुत अपसेट किया और मैंने उसको कहती मैंने हाथ उठाया और मैंने सोचा कि मैं 32 साल की औरत एक 2 साल की बच्ची के लेवल पर आ गई हूँ। वो मेरे साथ जो कर रही है मैं अपने अंदाज में उसके साथ वही कर रही हूँ, तो शर्म आनी चाहिए मुझे। आई थिंक हमारा जब भी हाथ उठने लगे, जब भी गुस्से का ये अंदाज आने लगे, हमें सोचना चाहिए कि हम 30 साल के, 25 साल के, 40 साल के, ये 2-3 साल का बच्चा हमें हैवान बना रहा है। तो शर्म आनी चाहिए अपनी एग्जिस्टेंस पे। तो आई थिंक एक ये कि जगह बदल लें, और मुझे लगता है उस वक्त आप बच्चे को सेंस सिखा ही नहीं सकते जब बच्चा गुस्से में। तो छोड़ दें उस टॉपिक को, कम बैक टू इट, एड्रेस इट, उसे एड्रेस जरूर करें, उसको जाने ना दें, लेकिन उस वक्त आप यही होगा कि आप उसको मारेंगे, वो आपको मारेगा। जब उसका मूड, वही वाली बात है, बच्चे जाहिर है बिल्कुल एड्रेस भी इस तरह होता है, जब आपका हस्बैंड गुस्से में होता है और उस वक्त आप उसको थोड़ा जवाब दे रही होती है, उसके फायदे नहीं हो रहे होते कोई, लेकिन जब वो गुस्सा झाग की तरह बैठ जाता है 1-2 दिन बाद, फिर आप कह सकती हैं लेकिन अच्छा नहीं। मुझे तो इस बात पे गुस्सा आता है कि मैं गुस्सा कर रही हूँ, मुनीब आगे से गुस्सा नहीं कर ये कौन तवज्जो हासिल करने के लिए ज्यादातर ये बच्चे जैसे भी आप ही तवज्जो हासिल करने के लिए कह रही हैं कि मैं गुस्सा दिखा रही हूँ कि शायद भी तवज्जो दे दे, लेकिन वो फिर भी समझदार है, तवज्जो देने के लिए तैयार नहीं। मेरी बहन जो है वो अपने बेटे को, छोटे बेटे बहुत मारती थी, अब बस समझाता भी था, मारती थी, बहन मारती थी, जाहिर मुझसे बड़ी, तो मैं उसको समझाता भी था कि ये अच्छा नहीं है। अच्छा आपको पता है जब घर जाए तो मामू एक ऐसे होते हैं जो सेफ बच्चों के लिए भागे, तो मैं उसे पूछा था, कहता है मामू बस अम्मी जो है ना मारती तो है, ये तो ठीक है, लेकिन ये नहीं बताती थी मार क्यों नहीं।
इतना बेचारा वो जो आपने भी बात कही ना, उतारती हैं वो बेचारे मजलूम बच्चों के ऊपर जो है वो उतारती ये तो हैं है। कि हाँ, ठीक है, एक छोटा सा वक्फा ले रहे हैं, वक्फे के बाद आप भी जो अपने दिल की बात हमसे करना चाहें, डॉक्टर इमरान है, अस्मा मुस्तफा हैं, और इनकी भी सुनेंगे अभी हम एक छोटे से ब्रेक के बाद। हाँ, अभी आप इंजॉय करिए सारी बातों में। छोटे से ब्रेक के बाद रहिए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। बच्चा अगर भरा हुआ है खूबियों से उसमें, तो वो खूबियां सारी हैं ददियाल की, और बच्चे में अगर जरा भी कोई खामी नजर आ गई, वैसे तो अपने बच्चे हर किसी को अच्छे लगते हैं, लेकिन अगर जरा भी 19-20 खामी हुई, ननिहाल पे चली गई है शायद। ये सोच क्यों है हमारे माशरे में, और अगर है तो इसे बदलना चाहिए। हमारे साथ अस्मा मुस्तफा, डॉक्टर इमरान मौजूद हैं, और अब इनसे बात कर ही लेनी चाहिए। बहुत देर से सुन रही हैं। हाँ, बहुत देर हो गई अब आपको बैठे बैठे। जी, क्या बताना चाहिए? तकरीबन तमाम शो जो हो रहे हैं और इसमें जितनी बातें हो रही हैं, ऐसा लगता है कि हमारी ही जिंदगी की अक्कासी कर रही हैं। अच्छा। और अगर ये शो मैं उम्मीद करती थी कि 20 साल पहले होता, अच्छा, तो शायद हम ये गलतियां ना करते हैं। 100% नहीं, एटलीस्ट 50% तो खवातीन को या ददियाल वालों को ये बात पता होती। और इतनी फीलिंग्स हर्ट नहीं होती। मेरे माशाल्लाह से 3 बच्चे हैं। अच्छा। और बहुत प्यारे नाक नक्शे हैं उनके, लेकिन वो ददियाल पे गए। अच्छा जी, ये आप खुद ही कहती हैं? जी जी, आप भी बहुत प्यारी हैं, आपके नैन नक्श बहुत अच्छे हैं। मुझे ये कमेंट सुनने को मिले जब भी। मैंने कहा ये भी तो खुद अच्छी शक्ल सूरत। और जब थोड़ी बहुत कॉम्प्लेक्शन डार्क थी तो ननियाल पे चली गई। अच्छा, डार्क कॉम्प्लेक्शन का है ननियाल, ये ननियाल तो बिल्कुल ही अलग है। जी, पसंद नाक नक्शे और ननियाल की वजह से ही किया था मुझे, कॉम्प्लेक्शन और नाक नक्शे के लिए किया था। अच्छा। जिस वक्त पसंद करने आई थी सास हमारी, तो उनको नाक नक्शा पसंद आया, कॉम्प्लेक्शन अच्छी लगी, दुबली पतली थी इसलिए अच्छी लगी। और उसके बाद में खुशी खुशी गए जब इतनी अच्छी चीजें मिलती हैं तो। लेकिन जब मेरी बेटी की बर्थ हुई तो बर्थ होने के बाद जो है उसके नाक नक्शा बहुत प्यारा था। हाँ देखो फुप्पी पे गया, देखा फुप्पी पे चला गया। तो मैं आपको बताऊं, वैसे जब बच्चे पैदा होते हैं ना, तो फ्रॉम एन एवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि माँ से तो गुजर के आ रहे होते हैं, यू नो, किड्स कम थ्रू अस, तो माँ की तो एसोसिएशन होती है, क्योंकि बाप की वो वाली एसोसिएशन नहीं होती। तो मैंने ये पढ़ा हुआ है, एंड आई नो थ्रू, कि बच्चा जो भी, जब जानवर का, इंसान का जब पैदा होता है तो वो बाप के जैसे लगता है, धदियाल के जैसे लगता है, ताकि उनकी एसोसिएशन डेवलप हो। और आप नोटिस करें, उसके बाद जब से मैंने ये पढ़ा, मैंने बड़ा नोट करना शुरू किया, ऑल द किड्स व्हेन दे आर बोर्न फ्रॉम एन एवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव, सो दैट मियाँ का कनेक्शन अब्बा का हो सके, उसके बाद वो शक्लें बदलता रहे, बाद उसके बाद वो नक्श बदलते हैं। मेरी जोई जब पैदा हुई, मुझे लगा छोटा सा मुनीब आ गया सीरियसली। उसके बाद उसको लोगों ने कहा कि नहीं नहीं, ये तो अब जब 2 साल की हुई तब मुझे कहा नहीं नहीं नहीं, तो तुमसे मिलती है या ये वाली चीज मिलती है। जब तक अब्बा अटैच हो चुके थे, जब तक अब्बा की अटैचमेंट पूरी हो गई हो। एक तो ये बात, इस बात की जो पीछे वाली बात थी, मैं अभी तक उस पर मेरी सुई कुछ अटक गई है कि इनकी जो सास थी रिश्ता देखने के लिए आई, और पतली दुबली खूबसूरत, नाक नक्शा, गोरा रंग, ये सास की रिक्वायरमेंट क्यों होती है, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा। अच्छा, लड़के की हो तो मुझे कल ही कोई मुझे बता रहा था, कल ही मुझे किसी ने बताया कि अगर रिश्ता कराने वाले मर्द होते ना, तो शायद वो जगह जगह जाके नहीं सिलेक्ट करते बहुएं, एक जगह पे वो कहते, क्योंकि मुझे किसी लड़के ने बताया जो हमारे साथ काम कर, उसने कहा कि मेरी अम्मी का इंतकाल हो गया तो मेरे अब्बू ने सब रिश्ते कराए, तो मेरे अब्बू ने हमसे पहले से कहा, सोच लो इस जगह जा रहे हो, दूर के कोई रिश्तेदार हैं, उनका रिश्ता लेके जा रहे हो, लड़की तुमने पहले से देखी है, रिजेक्ट नहीं करना है जाके, अगर रिश्ता करना है तो चलूंगा मैं, मुझे रिजेक्शन का बोर्ड नहीं लेकर जाना है लड़की अभी आप, आई थिंक, तो बिल्कुल सही बात कही। और इतने केसेस हमारे पास इसी तरह के आते हैं, बेचारी वो खवातीन जिनको भेड़ बकरियों की तरह टटोल के और रिजेक्ट करके चले जाते हैं। खवातीन को ही तकलीफ दे रही है। अगर रिश्ता कराने वाली प्रोफेशनली मर्द हो जाए तो ये जगह जगह ये जो ट्रायल्स हैं, ट्रे लेके जाना, ये ड्राइंग रूम ट्रायल्स कहते हैं ना, ये कम हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। और बेटियों के घर वालों को आप जरूर ये मैसेज दीजिए कि अगर कोई रिश्ता है तो घर में पहली मुलाकात नहीं होनी चाहिए, घर से बाहर होनी चाहिए। मतलब कि पता नहीं होना चाहिए, नहीं, घर से बाहर मिले, पहले सारी चीजें तय करें कि वाकई मिजाज मिलता है, उनकी तवक्कात क्या है, हम ये तवक्कात पूरी कर सकते हैं या नहीं कर सकते, ये मैच हो सकता है नहीं हो सकता, उसके बाद घर बुलाएं। अदरवाइज घर जो है वो नहीं बुलाएं। और ये जो आपको बेटी को सामने पेश करते हैं और उस किसी भी XYZ रीजन दे के, और अनफॉर्चुनेटली इसमें खवातीन ज्यादा किरदार अदा करती हैं, आने वाली खवातीन नहीं होती। फलाने में इसमें प्रॉब्लम, मर्दों को की प्रॉब्लम। मैं ये कह रहा हूँ ना कि ये जो मेरी बहन की जो इतनी खूबसूरत राय थी शादी से पहले सास की, इसको कितना टाइम लगा तब्दील होने में।
मुझे बता 2 साल आपका बेटा है? जी माशाल्लाह पहले बेटी है, क्योंकि मेरे अम्मी के सब बेटियां थी पहले। ये देखिए आप तो खुद ही मैं उन लोगों की मेरी अपनी कोई भी इस वक्त जबान नहीं है, सारी वो जो मेरे पे गुजरी है। अच्छा आप बता सार्कास्टिकली हमें सॉरी हम समझे नहीं, सॉरी। हम दोनों बहुत सीधे हैं असल में ये आर्ट भी खवातीन को आता है बहुत अच्छा। क्या कहते हैं वो रख के बताना। अच्छा तो आपकी पहली बेटी थी, वो पहली बेटी इसलिए हुई क्योंकि आपकी अम्मी की यहाँ सारी बहनें आपकी थी? बेटियां माशाल्लाह हम लोग भी 7 बहनें। अच्छा तो लेकिन पहली बेटी थी अम्मी के यहाँ, फिर 3 बेटे हुए, फिर बाकी बेटियां थी। अच्छा तो जब आपकी पहली बेटी हुई तो आपको क्या सुनना? यानी कि मतलब हमारे कहते हैं पंजाबी में कि मतलब नान के और दाद के, तो कहते हैं नान की तरफ से चली गई ना कि वहाँ पर बेटी होती है, तो इसलिए। अच्छा लेकिन मेरा सवाल ये था, जब आपका बेटा, जब आप अपनी बहू लाएंगी इंशाल्लाह ताला ढूंढ के, अगर आपके बच्चे ने आपको ये हक दिया, आगे के बच्चे ये हक नहीं हमें दे रहे, तो क्या ख्वाहिश है कि कैसी बहू होनी चाहिए? मेरे बेटे को पसंद आनी चाहिए। आपके बेटे को बस मेरे बेटे को पसंद आए, क्योंकि देखिए मैं अपने बेटे से प्यार करती हूँ ना, तो मैं उसकी हर चीज से प्यार करती हूँ। उसकी बुक से प्यार करती हूँ, उसके रिजल्ट से प्यार करती हूँ, उसकी हर एक्टिविटी से प्यार। मेरा बच्चे का तो रिजल्ट बुरा आता तो मैं तो उससे आपने के बच्चे को गोद ले उसको बड़ी प्यार की जरूरत है। प्यार होता है। लेकिन मैं ये कहना चाह रही थी कि देखिए जब हम घर में वैसे कहें अगर कि नहीं शक्ल सूरत से, कुछ घर में तो गुफ्तगू ही नहीं होती एक, लेकिन कुछ घरों में मैंने ये भी देखा कि शक्ल सूरत से क्या होता है बेटा, शक्ल सूरत से कुछ नहीं होता। लेकिन उसी बेटे का जब आप रिश्ता लेने जाती हैं तो आप कहती हैं गोरी चिट्टी प्यारी फलानी, यू नो ऑल ऑफ दैट। सो वो क्राइटेरिया मुझे लगता है कि बेटों की माओ का बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि वो बेटों को ऐसे पालें कि उनके जहन में ये बात हो कि शक्ल सूरत सतही है, किसकी नाक मोटी आंख छोटी, आई मीन यू नो। अच्छा क्या कहते हैं आसमा आजकल अगर तुम जो मैच्योर लड़के हैं समझदार जिनकी शादी की एज हो रही है, तुम उनसे पूछोगे ना, मैंने काफी हीरोज जो आ रहे होते बड़े अच्छे गुड लुकिंग खुश शक्ल जो बड़े मशहूर हैं, लड़कियां पागल हैं उनके पीछे, शायद जिसके भी रिश्ता लेके जाए वो हाँ कर दे, तो उनसे पूछा तो कहते हैं कि हमें जो है ना ऐसी लड़की चाहिए जो मैच्योर हो, जो समझदार। मैं बताऊं जब मुझे फिजिकल अपीयरेंस सही हो, कबूल सूरत हो, मेरे साथ सही लगे, लेकिन अंदर से वो मैच्योर होनी चाहिए, क्योंकि खूबसूरत लड़की ला के आपने अपने घर का डेकोरेशन पीस तो नहीं ला रहे ना, डेकोरेशन पीस नहीं ला रहे। अगर हमारी शादी हो रही थी तो यही मुनीब के नाना जिनका मैंने पहले जिक्र किया था, उन्होंने मुनीब से आके पूछा, वो अमेरिका में रहते थे, कभी कभी आते थे कि भाई क्या कौन लड़की तुमने ढूंढी और क्या उसमें ऐसी क्या बात है कि तुम तैयार हो शादी के लिए। वो फाइनल डिस्कशन था जिसके बाद रिश्ता आना था या नहीं। तो मुनीब ने उन्हें जवाब दिया कि मुझे उन्होंने कहा तुम्हें अस्मा की क्या चीज पसंद है, तो मुनीब ने कहा मुझे उसकी सोच पसंद है। मैं आज तक मुनीब को कहती हूँ आपको मेरी शक्ल में कुछ पसंद नहीं था क्या, आपने ये कहा उन्हें, लेकिन मुझे लगता है दैट्स द क्राइटेरिया। मैं अपनी सास को क्रेडिट देती हूँ कि ऐसे अगर हम बच्चों को पालें कि वो चाहे मर्द हो या औरत हो, जब वो अपने पार्टनर्स चूज करें तो सोच के पीछे जाएं। हाँ ऑफ कोर्स ये मैटर करता है, आपको अट्रैक्ट होना चाहिए, लेकिन सोच प्राइमरी किरदार अदा करती है, उसके पीछे भगाना चाहिए ताकि कल को हमारी बेटियां ऐसे ताने ना सुने कि नानके पे चले गई और दादके पे चली गई है। लेकिन ये शऊरी तालीम देगा कौन? अभी एक लास्ट वीक कपल आया था काउंसलिंग के लिए, तो बेचारी जो है वो जहनी तौर पर भी, आसाबी तौर पर भी और जिस्मानी तौर पर भी इंतहाई कमज़ोर हो चुकी थी। 4 बच्चे, खरशौर साथ ही जो है वो लेके आया। तो मैंने कहा कि थोड़ा सा आप ख्याल करो कि ये इतना बोझ नहीं उठा सकती और आप कह रहे हो कि ये डिप्रेशन में भी जा रही है। तो उसकी ख्वाहिश ये थी कि मज़ीद बच्चे जो है वो पैदा जो है वो किए जाए। मैंने कहा आप कह रहे अगर 6 बच्चे ना हो तो बिरादरी के अंदर तो मुझे नामर्द कहेंगे। अब ये अंदाज़ा करें कि अगर हमारे यहाँ मर्दानगी का ये क्राइटेरिया हो जाए कि मुझे 6 बच्चे जो है वो पैदा करने, वरना मेरी मर्दानगी के ऊपर जो है वो आएगा। 6 बच्चों का ख्याल करने वाली कौन करेगा? वो कहाँ से वो करेगी? वो डिप्रेशन में नहीं जाएगी तो और कहाँ से जो जाएगी? तो फिर वो औरत तरबियत क्या करेगी? जिस लेवल की आप बात कर रहे हैं, बच्चों की समझदारी की और बच्चों के तालीम की और उनके किरदार की और उसकी, यहाँ तो हमारे यहाँ हालत ये है कि हादसाती तौर पर पैदा हुए चले जा रहे हैं। कुछ बेहिसाब जो है वो किए चले जा रहे हैं। मर्द ये समझता है कि घर के अंदर चट्टान बन के खड़े होने का नाम मर्दानगी नहीं है, शायद बच्चा पैदा करने का नाम मर्दानगी है। और हम अगर इस तरह के माशरे के अंदर रहेंगे और ये शऊर नहीं देंगे कि भाई ये बच्चे जो है ये आपकी जिम्मेदारी हैं, इसको दुनिया और आखिरत के अंदर इसके ऊपर सवाल होगा। और ये जब जैसे आपने कहा कि दोनों के क्रोमोसोम से, इसका मतलब है दोनों के मिलाप से आया है, तो जिम्मेदारी भी दोनों की है। ऐसा नहीं हो सकता है कि आप ये इल्जाम तराशी करके ननियाल पे डाल दें। अच्छा मैं कहता हूँ कि जो उसका सारा ननियाल बहुत खराब था,
बच्चा तो आपका है भाई। बच्चा किसका खराब हो रहा है, बच्चा आगे कहाँ जा रहा है, राइट? कल को कौन, आप ये बताइए, आपने तो अपनी भड़ास निकाल ली कमजोरी की, लेकिन अगर बच्चा बाहर कुछ करता है और एक अच्छा मजबूत शहरी नहीं बनता तो बाहर वाले लोग क्या कहेंगे उसको? बाहर वाले ये कहेंगे कि ननियाल की वजह से हुआ, वो तो तुम्हें ही इल्जाम देंगे ना, ये तो तुम्हारा बेटा है। तो आपको वो जैसा भी है आज ओन करना पड़ेगा ना। अगर कमी है माँ में भी हो सकती है, बाप में भी हो सकती है, घर वालों की अपनी जो तालीम नहीं थी, शऊर नहीं था, उसकी वजह से वो कुछ भी कहते रहे हो। बैलेंस तो आपको करना होगा ना, बैलेंस उस समझदार माँ को करना होगा। और माँ कब समझदार होगी? जब उसको तालीम देंगे। माँ कब होगी? जब उसको प्यार देंगे। माँ कब होगी? जब आपको इज्जत देंगे। अगर आज अपनी बेटी को इज्जत नहीं देंगे, कल को ये आपकी बेटी अच्छी माँ का किरदार कैसे अदा करेगी? कैसे अदा करेगी? हमारे साथ कॉलर साथ है, ज़ैनब है शेखोपुरा से। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। वालेकुम सलाम, गुड मॉर्निंग मैम, कैसी हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र। जी कहिए ज़ैनब, क्या कहेंगी आप? सबसे पहले तो मैं ये कहूंगी कि मुझे बहुत ज्यादा क्रेज था आपसे बात करने का। मैं तकरीबन पिछले 2-3 माह से स्टिल कॉल डायल करती हूँ, जब भी जो है ना कॉल्स आती हैं तो पर कॉल डायल नहीं हो पाती, मिलती है। आज मुझे बहुत खुशी हुई है कि मेरी आपसे बात हुई है। बहुत आपका शुक्रिया। जी ज़ैनब क्या कहेंगी? जी एक्चुअली आप ही जब ना मेरा पहला बेटा पैदा हुआ था ना, तो वो 3 महीने तक बीमार रहा है। उसको ना हार्ट प्रॉब्लम थी, तो वो 3 महीने बाद इस दुनिया से चला गया था। तो मेरी सास वगैरह ने यही अल्फाज बोले थे कि हमारी फैमिली में तो जो है ना ये नहीं होता, किसी को दिल का मसला नहीं होता, तो ये तुम ना अपने पीछे से लाई हो, तुम्हारी माँ और बाप बीमार होके मरे हैं ना, तुम्हारे बच्चों को भी यही चीज लगी है। तो मेरा जो तीसरा बेटा जो 6 माह का है, जब वो पैदा हुआ था ना तो 3 दिन तक ना उसने अपनी आंखें नहीं खोली थी। तो आप ही मैंने, मेरी सास जब हॉस्पिटल में आई ना, भी वो तकरीबन 1.5 घंटा हुआ था उसको डिलीवर हुए थे। मेरी सास आई है तो मेरे हस्बैंड ने ना उसकी गोद में दिया है मेरा बेटा। तो पकड़ के कहती है, हाय अल्लाह ये क्या हुआ, इसको ये आंखें क्यों नहीं खोल रहा, हाय अल्लाह इसके तो बच्चे बीमार पैदा होते हैं, इसको कुछ हो ना जाए, पता नहीं इसको क्या मसला है। यकीन करें मेरे पास खड़ी है, मैं अभी डिलीवरी की है। मैं इतनी शौक हुई है सुन के, मेरे पे बिजली सी गिरी। मैंने कहा यार, मैंने दिल में सोचा मैं क्या करूं, क्या कहूं इनको। उसके बाद 5 दिन हुए हैं मेरे बेटे को, तो मैंने अंदर खिड़की के अंदर खड़ी थी, तो ये बाहर बैठ के ना अपने बेटे के साथ बात कर रही थी, बड़े बेटे के साथ, यानी मेरे छोटे जेठ के साथ, कि जी इसके बच्चे बीमार पैदा होते हैं, इसके माँ बाप भी बीमार होके मरे थे, इसके बच्चे भी बीमार पैदा होते हैं, ये पता नहीं क्या हमारे बीच में नुक्सी आ गई है, आते ही जो है ना ये पता नहीं क्या चीज है। तो अब माशाल्लाह मेरा बेटा 6 माह का हो गया और बड़ा खूबसूरत है माशाल्लाह से। तो अब जी ये तो दादी पे गया है, ये तो पापा पे गया है, ये तो हम लोगों पे गया है, तो बड़ा खूबसूरत है माशाल्लाह, बड़ा हंसता खेलता है। ओह माय गॉड, मतलब आई कांट बिलीव दिस। ये तो बहुत ही सीरियस चीज है कि वो माँ जिसका बच्चे का इंतकाल हो गया है, वो खुद इतनी तकलीफ, इतने बड़े ट्रॉमा में है, और ऊपर से उसको ये और पंप किया जा रहा है, ये और उसको पुश किया जा रहा है, डिप्रेशन की तरफ धकेला जा रहा है। और देखो जो भी कॉलर्स आ रहे हैं वो यही बता रहे हैं कि सास ने कहा, जनरली कोई ना कोई औरत ही है, मुझे लगता है औरत तो गुजरी होती है उस स्टेज से या एक डिलीवरी के फेज से, तो आप तो उसका दर्द समझ सकते हैं कि अगर दिल में आ भी रहा है तो उस वक्त ना कहें। एक और बहुत बड़ी चीज होती है, हमने तो नहीं इतने नखरे दिखाए थे डिलीवरी के बाद। अगर आप हॉस्पिटल में 1-2 दिन रुक गए हैं और या हम तो ऐसे फौरन खड़े होके चले गए थे, हमने तो बच्चे पैदा किए, ये दूसरे दिन हम खड़े थे और हम फलाना चले गए। मेरी अम्मी जब भी, आपका स्टैमिना अलग है, आपकी बहू का स्टैमिना, हमारे तो भाई नखरे नहीं थे, तो मियाओं को नखरे दिखाने की, ये नए लड़कियों को आ गए तरीकेकार। दिस इज रॉन्ग। बहुत सारी लड़कियां मुझसे वैसे भी पर्सनली मिलती हैं तो रोती हैं वो कि हम कमजोर हैं, धान पान पतले दुबले, हमारे अंदर वो थोड़ी ताकत है जो मेरी सास के अंदर है। आप किसी गायनेकोलॉजिस्ट से पूछ लीजिए, हर डिलीवरी यूनिक होती है। हाँ। अगर एक माँ के 3 बच्चे भी है ना, तीनों के एक्सपीरियंस मुख्तलिफ होते हैं। किसी के ऊपर भी आसानी पेचीदगी का कोई भी लम्हा उसके अंदर आ सकता है। एक तो हमारी कौम के अंदर एक और मसला ये है कि हमारे लिए बोलना बहुत जरूरी है। यानी हम वो कौम है कि आप जब हम किसी मरीज की अयादत के लिए जाते हैं
तो उसको दुनिया से रुखसत करने का सामान करके ही वापस आते हैं। यानी वो मरीज बेचारा जो ऑलरेडी शॉक में है, हम मुस्तकिल कहते रहेंगे, कह रहे अब क्या होगा इसका, और जितने आपके उस मर्ज में लोग मरे थे ना, सब वहीं गिनवा देंगे उसी मरीज के सामने, ताकि वो जल्दी इस दुनिया से जो है वो चला जाए। हम किसी की ताजियत के लिए जाते हैं, पहले उसका जो है प्यारा दुनिया से चला गया, हम इतनी बार बार उसको वो भूलना चाहता है, हम उसको जिंदा कराते हैं। कैसे हुआ था, क्यों नहीं कर लिया था, और क्या हुआ था। एक और बहुत बड़ा प्रेशर होता है, एक और बहुत बड़ा प्रेशर, ऑपरेशन नहीं होना चाहिए। लड़की को बोल रहे हैं नॉर्मल डिलीवरी होनी चाहिए, ऑपरेशन नहीं होना चाहिए। मेरी दोस्त का सी सेक्शन हुआ इस्लामाबाद में, और वो जैसे ही आई निकल के मेरी उससे बात हुई तो मुझे नहीं, जब मेरी मुलाकात हुई फौरन, हाँ, तो मुझे कहती है, मैंने कहा मुबारक है, वो कहती है यार अपनी अम्मी का कहती है यार अम्मी बहुत नाराज होंगी। मैंने कहा क्यों, अम्मी क्यों नाराज होंगी? कहती क्योंकि यार सी सेक्शन हुआ और अम्मी ने कहा था कि नॉर्मल डिलीवरी होनी चाहिए। अम्मी ने, सास ने भी नहीं, अम्मी ने कहा। पूछे अम्मी डॉक्टर हैं क्या? नहीं, अम्मी बिल्कुल अम्मी क्या गायनेकोलॉजिस्ट हैं क्या? अम्मी क्या वहाँ पे मौजूद हैं? आपको पता है कि हमारे यहाँ एक छोटे सा ब्रेक ले लें, ब्रेक के बाद आते हैं फिर हम। ये तो पता है, ये हम तो मस्ती वाली बात करते हैं, लेकिन एक्चुअली ये बहुत सीरियस चीज है। जो अभी जो मेरी कॉलर है, कितना ये हर्ट हुई होंगी। पर मैं आपको बताऊं, इनके मियाँ को स्टैंड लेना चाहिए। आके जरा ब्रेक के बाद वापस खबर लेते हैं हम। तुम भी बहुत बेवकूफ लड़की। गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। जी, बच्चे में क्वालिटीज हैं तो ददियाली है, खामियां हैं तो ननियाली है। क्या ये आपके घर में भी होता है? हमने अगर हुआ है, हमने उल्टा कर दिया, हमने कहा खूबियां हैं तो ननियाली है, हाँ, और खामियां हैं तो ददियाल पे। ये देखो तो अगर होता है तो नाम भी ना बताइए अपना, लेकिन अपने दिल का हाल जरूर सुनाइए। मैं इससे पहले कि इनसे बात करूं, आप दोनों से मैं एक सवाल करना चाहूंगी। अभी जिस बच्ची की, जिस लड़की की कॉल थी और उसको ये सुनने को मिला कि उसके अब्बू अम्मी बीमार होके इंतकाल कर गए थे और इसलिए उसके बच्चे भी बीमार पैदा होते हैं, वो उस वक्त जिस कश्मकश से गुजर रही है, जिस ट्रॉमा से गुजर रही है, उसके ऊपर ताने भी सुनने को उसको मिल रहे हैं। उसको अपनी स्ट्रेंथ कैसी बनानी चाहिए? मतलब चलो वो उनके तो मुंह लग नहीं सकती, अब वो कुछ नहीं कह सकती, सास को कोई जबान मतलब कोई जवाब नहीं दे सकती, लेकिन वो अपनी स्ट्रेंथ कैसे बढ़ाए कि वो जले कुड़े ना। पहली बात तो हकीकत पसंद होना जरूरी है इंसान को। हाँ। हमें ये बात मालूम है कि जिस माशरे में हम रहते हैं, हाँ, वहाँ किसी को भी कुछ भी बोलने से रोका नहीं जा सकता। हाँ। और किसी को भी इख्तियार है कि हमें कुछ भी कोई भी बोल दे। हाँ। लेकिन मेरे ऊपर ये इख्तियार हमेशा से है कि मैं उसको एक्सेप्ट करूं या रिजेक्ट करूं। आप इतनी देर से मतलब मेरे बारे में अच्छे अल्फाजों से याद करती हैं, आप समझती हैं मैं सारी चीज़ों के ऊपर बता सकता हूं। इसका मतलब मेरी बात में कोई वजन है जिसको आप मानती हैं और दुनिया को बता भी रही हैं, नहीं? अच्छा, आप इसका मतलब कि अगर मैं कोई भी बात कहूंगा तो मेरे जो भी मकाम है उसकी वजह से आप समझती हैं कि ये मोतबर बात होगी और आप शायद मान भी लेंगी उसको। लेकिन मैं अगर आपको कहूँ कि आप लड़की नहीं लड़का हो, तो आप नहीं मानोगी इस बात पर। इसका मतलब ये कि इस सारे एतबार के बाद, सारे मकाम के बाद, सारी अथॉरिटी के बाद भी आप इस बात को मेरे रिजेक्ट कर दोगे, डॉक्टर साहब ये बकवास में मानने के लिए तैयार नहीं हूँ कि मैं लड़का हूँ, क्योंकि मैं एक लड़की हूँ, मैं एक खातून हूँ। तो यही चीज हमें सीखना है कि मैं जो हूँ ये मुझे मालूम है, मैं वो नहीं हूँ जो दूसरे की राय है। ये वाली चीज शायद अगर मैं एक आम औरत हूँ तो मैं नॉर्मल टाइम है मेरा, जब मैं किसी ट्रॉमा से नहीं गुजरी, शायद मैं इस पे अमल करने की कोशिश करूंगी, हाँ चलो करती हूँ, पॉजिटिविटी लाऊं और मैं खुद सोचूं। लेकिन जब मैं किसी ट्रॉमा से गुजरी हूँ, मैं टूटी हुई हूँ, मैं दुखी हूँ कि मैं गिरी हुई दीवार हूँ, मुझे एक धक्का लगे तो मैं और ही गिर जाऊं, उस वक्त की स्ट्रेंथ मैं कहां से लाऊं? क्या मैं खाऊं? क्या मैं देखूं? कहां मैं जाऊं? आपने ऐसे लोग अपनी जिंदगी के अंदर नहीं देखे, आप ही जैसे लोग जिनके ऊपर आप ये कहते हैं कि यार तुम तो बहुत बीमार लग रही हो, कहते नहीं इतनी बीमार नहीं हूं मैं जितनी तुम्हें लग रही है। हाँ। इसका मतलब ये है कि मुझे अच्छी तरह मालूम है कि आप हमदर्दी के लिए मुझे कह तो रहे हो, लेकिन मैं इतनी बीमार नहीं हूँ, मैं इतनी मजबूत हूँ। दूसरी बात ऐसा होता है कि वो कह रहे थे यार ये तुमसे कैसे होगा, कह रहे क्यों नहीं होगा, पहले किया है तो अभी भी जो है वो होगा। मेरा सवाल ये है कि इंसान को अपनी सलाहियतों का अगर देखे, अपने आप को देखे, अपने आप को मजबूत करे, ये बात जहन के अंदर तय रखे कि मैं वो नहीं हूँ जो लोगों की राय है, मैं वो नहीं हूँ जो लोगों की राय है। यानी कॉन्फिडेंस, जैसे कि हम दोनों सोचते हैं कि हम अपनी बेटियों को ऐसे रेज करें कि वो इतनी कॉन्फिडेंट हो, उनको पता हो कि वो क्या है, एहसास कमतरी का शिकार ना हो किसी भी चीज में। और जैसे अभी आपने एक और शुरू में ये बात कही थी ना कि यही जो हादसात होते हैं, ये जो आजमाइशें होती हैं, यही हमें मजबूत भी बनाते हैं। मैंने यही बात कही थी ना, यही वो स्टेप्स हैं जो आपको मजबूत बनाते हैं। तो जब सामने वाले ने ये बात कही और आप उल्टा आप जाएंगे ना कि मैं ये नहीं हूँ,
मैं ये नहीं हूँ जो आप जो है वो कह रहे हैं। और दूसरी बात ये कि इतनी समझ तो सबको होना चाहिए कि मेरे माँ बाप की बीमार होने के ऊपर मेरा क्या इख्तियार है। मुझे लगता है अगर ये छोटी सी जो आपने राय का लफ्ज कहा ना, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप अपने आप को ये समझाएं कि फैक्ट है या ओपिनियन है, ये हकाइक पे मबनी बात है, मेरा कद इतना है, ठीक है, हकाइक पे मबनी बात है, लेकिन या ये राय है किसी की, जब क्योंकि जिनके साथ वो रह रही थी उनको जानती होंगी ना, आप अपनी सास को पहचान जाते हैं ना शादी के 15 दिन में। सो अगर आप उसको ना, उनको अपने दिमाग में उस लेवल नीचे कर दे, उनका इज्जत में नहीं लेकिन शऊर में। आप बच्चे के साथ नहीं लड़ते क्योंकि आपको पता है शऊरी तौर पे यार ये है ही बेचारा है, सो उसके लिए दुआ करें और कहें कि अल्लाह इसको हिदायत दे दे, अल्लाह इसको अकल दे दे। लेकिन जब शऊरी तौर पे आप उसको नीचे कर देंगी ना तो फिर आप उससे लड़ेंगी नहीं। और कोई भी दूसरी बात देखिए ना, लाइक आपके पास वसाइल है, आप पढ़ी लिखी हो गई, अक्सर आप शादियों के ऐसे घरों में जाती हैं जब आपकी सास पढ़ी लिखी नहीं होती, जिस तरह से आपने दुनिया देखी होती, आप कॉलेज यूनिवर्सिटी गई होती, उन्होंने नहीं देखी होती। वही वाली बात, अस्मा वाली बात कि 15 दिन में आपको पता चल जाता है आपकी सास की नेचर ऐसी है, वो अब इस एज में बदल नहीं सकती। तो जब आपको पता है ये बात तो फिर उसको दिल पे ना ले, अपने दिल को पत्थर प्रूफ कर ले। मुश्किल है, देखो लफ्ज़ इसका दूसरा ये तो ये मेरी बहन को जो है सुन्नी पड़ रही है। एक और इसका दूसरा रुख भी जो है वो अक्सर खवातीन में ये ज्यादा होता है कि वो दूसरों से राय खुद जाके लेती हैं और वो राय वाले लोग नहीं होते, वो अहले राय लोग नहीं होते। जिनसे मशवरा ले, बड़ा समझ के अच्छा, ये तो पहली गलती तो ये की कि आप गुर्दे के डॉक्टर से आंख का ऑपरेशन कराने जा रहे हैं, पहली गलती तो ये थी। लेकिन इससे बड़ा अलमिया ये है कि वो मान भी लेते हैं जो वो कह रहा होता है, यानी ये उससे पता होते हुए पता है कि आप बताइए मैं कैसी लग रही हूँ, और उसने कोई जाहिर कोई ना कोई राय उसने जरूर देनी है, 2-4, उसके बाद आपने उसको मान भी लेना है, और मान लेने के बाद फिर आप मजीद कंफ्यूज, यानी आपके अंदर आपको ये पता होना चाहिए कि मैं क्या हूँ। एक दूसरी बात ये कि मैं कितना तवक्कुल वाली बंदी हूँ, कितनी मैं सब्र करने वाली बंदी हूँ, कितनी मैं शुक्रगुजार बंदी हूँ। मेरा कद छोटा है तो क्या हो गया, अगर मेरा कद बड़ा है तो क्या हो गया, यानी कौन सा ऐसी साइंस लिखी हुई है कि छोटे कद वाला बहुत बड़ा काम नहीं कर सकता और बड़े कद वाला कोई काम नहीं कर सकता। ये म्यार जो है वो कहाँ से जो है वो एक कॉलर हमारे साथ है, साइमा जी। साइमा, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वालेकुम सलाम, निदा कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक साइमा जी, कहिए। जी, मैं बताना चाहती हूँ कि मेरी शादी लेट हुई। अच्छा। और मेरी शादी लेट होने की वजह मेरी माँ की बीमारी थी। अच्छा। मेरी माँ को कैंसर था, मेरी अम्मी को। अच्छा। जिसकी वजह से मेरे रिश्ते नहीं आते थे। बहुत ननियाल ददियाल दोनों में ही रिश्ते नहीं आ रहे थे, क्योंकि आपको पता है फैमिली की कोई बीमारी हो तो सबको ही पता होता है। हाँ, तो वो इसी वजह से जी बोले लोग कतराते थे कि इसकी माँ को ये बीमारी है तो ये बीमारी लेके हमारे घर में दाखिल हो जाएगी। कैंसर तो इस तरह तो नहीं होता कि अगर माँ को है तो बच्चे को भी होगा, ऐसा तो कोई साइंटिफिक रीजन अलग कॉन्सेप्ट कि माँ को भी बीमारी है तो यही बीमारी मुझ में होगी, और फिर जब शादी होगी तो ये बीमारी आगे मुंतकिल हो जाएगी। आप जरा दुख की बात सोचें कि जिस खातून को कैंसर हुआ, क्या ये इख्तियार से हुआ? राइट। और उसके बाद उसकी जो जनरेशन जो है वो इस बात के ऊपर कि उसको बीमारी हो गई थी, और आगे मैं कह रहा हूँ ना, हम जहालत के उस दौर के अंदर रह रहे हैं कि जहाँ पे सिवाय एक अफसोस और अलमिया कह सकते हैं इसको, कि जब आपके पास साइंस मौजूद है, प्रूवन साइंस मौजूद है, कुरान मौजूद है, प्रूवन मौजूद है, हयात तैयबा महफूज है, उसके बाद एक मुसलमान ये बात करे, एक इल्म वाला ये बात करे, एक मुसलमान मुल्क के अंदर ये चीज हो रही हो, तो सिवाय उसको अलमिये के और हम जो है वो क्या कह सकते हैं? आप हैं अभी कॉल पे? हेलो, वो सिर्फ यही बताना चाहिए थी, मुझे लगता है वो आगे कुछ बोलना चाह रही थी। अच्छा, वो यहीं तक बताना चाहिए थी कि लाइक ये देखकर कि मेरी अम्मी बीमार हैं तो मेरी एज जब थोड़ी बड़ी हुई है तब शादी हुई है। अस्मा, तुम क्या कहोगी इस पर? मुझे लग रहा है कि इतनी शैलो बात है। मुझे डॉक्टर रुतफा याद आ रही है कि हमारे मुल्क में हम हर चीज को छूत की बीमारी कह देते हैं ना। ये लग जाएगी, ये लग जाएगी, ये लग जाएगी। एक कौन से कॉन्टिनेंट से औरत ने आके दिखाया है, सारी जिंदगी यहाँ रह के दिखाया कि नहीं भाई, हर बीमारी छूत की बीमारी नहीं है। तो याद है वो डायना की क्लिपिंग, जब उन्होंने एड्स के मरीज को हाथ लगाया था तो उसने दुनिया में तहलका मचा दिया था कि ओहो हो, उससे पहले तो हम इसे छूत की बीमारी समझते थे। लेकिन डॉक्टर इमरान जो बातें कर रहे हैं ना कि सब चीजें मौजूद है, मौजूद तो हर एक के घर में कुरान है, लेकिन वो खुलता कितनी बार है? मौजूद तो लाइब्रेरियों में किताबें, लेकिन उसका पता कौन कराए? ये शो भी हो रहा है, लेकिन जैसे ये वाली बात आती होगी ना, चैनल बदल जाता है। क्या बोर बात, ये क्या बात हो रही है? ये जिससे आप जो मैंने तो ये सीखा है कि जिस इंसान ने कसम खाई है ना सीखने की, उसको आप नहीं सिखा सकते। नहीं सिखा
सकते। और जो उसको सीखने वक्त वाला ही उसको सिखाएगा। वक्त ही सिखाएगा और कोई नहीं सिखा सकता। और हमारा अलमिया तो ये बहन के नफ्सियाती बीमारियों को भी छूत की बीमारी समझते हैं। ये तो आप जिस्मानी बीमारियों की बात कर रहे हैं ना, शर्मिंदगी समझी जाती साइकोलॉजिस्ट या साइकियाट्रिस्ट के पास जाना, उसको भी जो है वो समझते हैं कि शायद ये कोई आपकी बात रह गई। मेरे पास कितना टाइम है कि मैं इनकी बात 1 मिनट दे दो ना प्लीज। जी कहिए। वालेकुम सलाम। मेरे 4 बच्चे हैं जी जी माशाल्लाह से जी। तो वो क्या कहते हैं जब हुए थे तो हेल्दी थे। अच्छा। तो मेरी सास कहती थी बच्चे जो हैं हेल्दी हैं बहुत। हाँ। क्योंकि वो मुझे गए हैं। अच्छा मतलब लाइक मोटे मोटे से। हाँ मोटे मोटे थे। तो वो उनको बुराई की हैसियत से कहती थी या अच्छाई? ऐसे ही मतलब। अच्छा कि ओवर बहुत ज्यादा हेल्दी हैं। अच्छा खाना पीना इनका कम करें। अच्छा अब वो माशाल्लाह बड़े हो गए हैं तो वैसे ही हैं वो बच्चे मेरे। हाँ अब क्या किया जाए फिर? तो अभी भी खाना पीना कम करने को कहा जाए। तो आप क्या आप खाने में खुराक क्या देती हैं? हो सकता है वो नेगेटिवली ना कहती हूँ। हाँ ये भी हो सकता है कि नहीं कहती हूँ मगर ये है कि मुझे बुरा लगता है। आपको फील होता है कि क्योंकि देखिए वो हो सकता है वो इस रेफरेंस से कहती हूँ क्योंकि बहुत बीमारियां लग जाती हैं मोटापे की वजह से। तो जैसे बहुत सारे लोग मेयोनीज और चीज और ये सब चीजें मिला के खिलाते हैं, जंक फूड, चिप्स, बर्गर, ये वो फ्रेंच फ्राइज। तो ये चीज बोलते हैं कि खत्म कर। आपको आप हर्ट होती हैं। हाँ ये ऐसा बड़ा बेटा है मेरा, वो ज्यादातर यही चीजें खाता है। घर का खाना बहुत कम उसको ना वो सूट करता है, वो नहीं खाता। लेकिन वहाँ तो अभी इसकी बात बिल्कुल सही है कि जब पैदा हुआ था उस वक्त इख्तलाफ हो सकता है कि आखिर सबको पता है कि जो अगर बच्चा सेहतमंद हुआ है या वजन से ज्यादा हुआ है तो तकलीफ बेचारी माँ ने डिलीवरी में उठाई है, सास ने तो नहीं उठाई है। वही गुजरी है। लेकिन जो अभी जो वाली बात कह रहे हैं कि जी घर का खाना नहीं खाता और बाहर का खाना खाता, आपको अच्छी तरह मालूम है कि जितनी बीमारियां इस बाहर के खाने की वजह से, यहाँ वो गलत जो है वो गलत नहीं है। यहाँ हम आपका उनका साथ ये बात मेरे हस्बैंड भी बोलते हैं कि घर का खिलाओ, जितना हो सके बच्चों को घर का ही दो। मगर वो बड़ा बेटा है ना वो ज्यादातर बाहर का ही खाता है। ये आपके हाथ में कंट्रोल आपके हाथ में है। हाँ, कि आप उसे कहाँ का खिलाएं। सही बोल रही हैं। मैं प्रोग्राम यहाँ खत्म कर रही हूँ। मेरे हस्बैंड भी ये बोलते हैं कि आपके हाथ में, आप उनको पैसे ना दो। हाँ बिल्कुल। अच्छा जी मैं यहाँ प्रोग्राम खत्म कर रही हूँ, मेरे पास टाइम नहीं, धक्के मार मार के मुझे निकाला जा रहा है। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा। शुक्रिया बहुत डॉक्टर इमरान, असफा मुस्तफा, आप लोगों का। आपने इतनी अच्छे पॉइंट्स ऐसे डिस्कस किए जो शायद अगर हमारी बच्चियों को समझ आ जाए तो वो इतनी बड़ी तकलीफ से ना गुजरें जिससे वो गुजर रही होती है। ये बहुत छोटी छोटी बातें होती हैं और ये आपको उस वक्त बहुत बड़ी लग रही होती है, क्योंकि मैं भी इन सब चीजों से गुजर चुकी हूँ। तो अब अगर मैं ये बात सोचती हूँ तो मुझे लगता है यार ये क्या बात थी जिसपे मैं आंसू तस्वीर बहा रही होती थी, अपने इतना मैं रो रही होती थी और इतनी रात भर जाग रही होती थी। ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं अगर आप इसको ना बनाए बड़ी बात। हाँ अगर आपकी बहन आपकी अम्मी आके कहेंगे अरे ये क्या कह दिया, तो वो छोटी सी बात, वो माचिस, वो बम बन सकती है। तो कोशिश करें अगर आप अच्छी लाइफ गुजारना चाहती हैं तो ये 2 कान इस्तेमाल करें, एक कान से सुने दूसरे कान से निकाल दें और खुश रहें मेरी तरह। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, खुदा हाफिज। सुबह जो आई है तेरी पलके चूम के, हवा के साथ झूम के हाँ